सेशन। ओके, सो अब सेशन रिकॉर्डेड एंड सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का सेशन में हम लोग बेसिकली बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जब फर्स्ट टाइम किसी इन्वेस्टर के पास जब जाते हैं तो हम कैसे उनको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्यों है। राइट। तो दोस्तों, इतना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है इन्वेस्टर का पैसा लगाने का। राइट। पैसे कहाँ लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्कीम दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर। सो अगर मैं ब्रॉडली कहूं, सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड टॉक टू यू अबाउट इट। आई होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। सो मैंने अभी जो स्क्रीन पे लिखा है, अगर आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं तो एक बार मुझे यस कर दीजिए। ओके, और इट्स फ्यू पीपल हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। राइट। सो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्लाइंट से बात करनी है कि सर, इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों है, करना कहाँ है, ये डिस्कशन डिस्कशन करना है। राइट। तो जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, अब मेरा सेटिंग्स क्लियर हो गया। राइट। सो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले क्लाइंट से आपको डिस्कशन करना है। जब आप क्लाइंट के सामने बैठोगे तो उनसे डिस्कशन करना है कि सर, म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ये आपको बताना है। वेयर इज इट गेटिंग योर मनी इन्वेस्टेड, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। सो वेयर इज इन्वेस्टमेंट हैपनिंग, ये आपको समझाना है। फिर आपको समझाना है कि रिटर्न्स क्यों बन रहे हैं। राइट। ये बेसिक चीजें अगर आप लोग क्लाइंट को अगर बोल दोगे ना, तो मेरे को लगता है कि क्लाइंट कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड जानते हो। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरीका है पैसे लगवाने का इन्वेस्टर का। राइट। अभी मान लीजिए यहाँ पर जितने लोग इस रूम में बैठे मुझे सुन रहे हैं, अभी आप सब ने कहा कि सर देखो, हमें पैसे लगाने चाहिए स्टॉक मार्केट में। राइट। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर में जब शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो तो हमारे पोर्टफोलियो का दाम बढ़ता है। बट प्रॉब्लम क्या है सर, कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं निवेश करने के लिए। इफ आई वर टू आस्क यू, हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन द शेयर मार्केट करेंटली जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं? द आंसर इज मोर देन 8,000 लिस्टेड कंपनीज। सो आपके पास में पूरा एक समुंदर है 8,000 कंपनीज का, जिसमें से आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हो। बट क्या आपको पता है कि कौन सा कंपनी का शेयर अच्छा चलना चाहिए, कैसे एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर को इतना ज्ञान है? आंसर इज नो। सो उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है? नॉर्मल इन्वेस्टर कहे सुने पर इन्वेस्ट करता है। इन द सेंस दैट इफ somebody gives him a call and says कि देखो, मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि इस शेयर को खरीद लो, यहाँ 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, तो मैं एबीसीडी नहीं जानता, मैं उस कंपनी के शेयर में डाल देता हूँ। और होता क्या है, या तो वो कंपनी अच्छा होगा या खराब होगा। अगर कंपनी अगर अच्छा है तो भी हम देखते हैं कि मार्केट में जैसे ही उथल पुथल मचता है, फॉर एग्जांपल व्हाट हैज हैपेंड टुडे, मार्केट्स हैव फॉलन बाय मोर देन 3.5% टुडे। मार्केट में जैसे ही उथल पुथल मचता है, द गाय हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ही विल पैनिक एंड ही विल एग्जिट द मार्केट। एंड सिमिलरली अगर उसने कोई खराब कंपनी का शेयर उठा के रखा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो ज्यादा टूटेगा, वो ज्यादा खराब होगा, और फिर तो वो डेफिनेटली वो पैसे निकाल देगा। सो होता क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर में, अनलेस यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग of what type of companies you are investing into, then only you are able to make returns from the share market, right? लेकिन अफसोस मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया नहीं होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाइए।
अभी म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड कई सारे स्कीम्स लेकर के आता है। लेट्स से मैं एक स्कीम की बात करता हूँ। लेट्स से मैं बात करता हूँ एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। ठीक है। तो मैंने कहा कि एक स्कीम है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। अब ये एसबीआई ब्लू चिप फंड क्या कर रहा है? ये कहता है, ये स्कीम कहता है कि ये जितने लोग मेरे को आकर के पैसा देंगे, मैं अपने स्कीम ऑब्जेक्टिव के अनुसार उन पैसों को मार्केट में डिप्लॉय करूंगा। सो पहला चीज आपने क्या सीखा कि एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम विल हैव अ ऑब्जेक्टिव। हर एक स्कीम का एक उद्देश्य होता है कि वो आपका पैसा जो ले रहा है उस पैसे का वो करेगा क्या। राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम कुछ भी तरीके से आपका पैसा डिप्लॉय कर सकता है। एवरी स्कीम दैट कम्स इनटू द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक स्कीम का एनएफओ निकल के आता है तो वो बकायदा अपने एसआईडी में यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है कि इस पैसे का मैं करूंगा क्या, मैं किस टाइप के एसेट क्लास में पैसा डालूंगा, मैं इक्विटी खरीदूंगा कि डेट खरीदूंगा। अगर मुझे इक्विटी भी खरीदना है तो मैं कौन से टाइप का शेयर खरीदूंगा, ये सब कुछ बताता है एक स्कीम के ऑब्जेक्टिव में। राइट। सो लेट्स से एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है, दिस इज अ लार्ज कैप फंड फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस। तो इसने अपना ऑब्जेक्टिव क्या बताया? इसने कहा कि मैं इंडिया के टॉप 100 मार्केट कैप वाइज जो कंपनीज हैं मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। राइट। तो दैट इज द स्कीम ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आप ये सोचो कि अगर मैं कहता हूं कि मैं टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगाऊंगा तो मैं किस तरह का शेयर खरीदूंगा? आई विल ओनली बाय द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। सो मेरे पोर्टफोलियो में क्या होगा? मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा वर्सेस, मेरे पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा तो एलआईसी ऑफ इंडिया होगा तो लेट्स से टीसीएस, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में आएंगी। राइट। तो कहने का मकसद क्या है कि जितने लोगों ने डिसाइड किया कि भाई एसबीआई ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मेरे रिक्वायरमेंट के अनुकूल है। सो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? मेरा रिक्वायरमेंट था कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना था, मुझे एक बड़ा रिटर्न चाहिए था, मुझे एफडी टाइप का रिटर्न नहीं चाहिए था। तो उसके लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ठीक है, मैं एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसा लगाने को रेडी हूँ। राइट। तो हुआ क्या कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए लगाए, तो किसी मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए लगाए, तो किसी एक और दोस्त ने 1 लाख रुपए लगाए, तो किसी और भारतीय ने मान लो 1 करोड़ रुपए लगाए। सो एवरीबडी कम्स टुगेदर एंड पुट्स इन देयर मनी। राइट। एंड ये सारा पैसा जो हम सब देते जा रहे हैं ये एक कॉर्पस क्रिएट कर रहा है। एंड व्हाट इज दैट कॉर्पस कॉल्ड एज? दैट कॉर्पस इज कॉल्ड एज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको हम कहते हैं एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव स्पेशली टारगेटेड दिस सेशन फॉर द न्यू कमर्स। तो एग्जिस्टिंग लोगों को थोड़ा सा बेसिक लगेगा, लेकिन चलिए आइए आज वापस से रिविजिट करते हैं सारे टॉपिक्स को। तो मैंने क्या कहा कि हम सब ने ला करके पैसा दिया और हमने एक कॉर्पस क्रिएट किया। अभी हो सकता है ये कॉर्पस 500 करोड़ का हो सकता है ये कॉर्पस 5,000 करोड़ रुपए का हो। अभी क्या होता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में फर्स्ट टाइम आती है, वो आपको यूनिट बांटती है एट अ नैव ऑफ 10 रुपीज। राइट। तो मान लीजिए कि ये जो एसबीआई ब्लू चिप फंड की हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट में फर्स्ट टाइम आया, और उस फर्स्ट टाइम जब आया तो मैंने अपने से 10,000 रुपए लगाए। तो जब मैं 10,000 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे 10 रुपए के नैव से मुझे यूनिट मिल रहा है। ये नैव क्या होता है? सो व्हाट इज नैव? नैव इज बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है नैव का नेट एसेट वैल्यू। राइट। सो नैव का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। एंड ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि एक शेयर का दाम होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम का भी कोई दाम होता होगा। ये दाम को हम कहते हैं नैव। ठीक है। तो एनएफओ के समय में, व्हेन देयर इज एन एनएफओ, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, तो नैव होता है 10 रुपए का। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैंने अगर 10,000 रुपए एसबीआई ब्लू चिप फंड के एनएफओ में लगाए, तो 10 रुपए के भाव से वो मुझे क्या रिटर्न में देगा? वो मुझे रिटर्न में देगा यूनिट्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर करिए
कि जो दाम है उसको हम कहते हैं नैव, जो मैंने पैसे लगाए उसके बदले में उस पर्टिकुलर नैव के हिसाब से उसने मुझे जो क्वांटिटी दिया उसको हम कहते हैं यूनिट्स। तो अगर मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, 10 रुपए का भाव चल रहा था, तो मुझे कितना यूनिट्स मिलेगा? मुझे मिलेगा 1,000 यूनिट्स। राइट। ओके। अब क्या होता है, मैंने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 5 लाख रुपए दिया, ऐसे करते करते कम से कम मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्टर्स ने अपने अपने पैसे डाल दिए। और सबने जो पैसे डाले, सबने मिलकर के मान लीजिए 500 करोड़ रुपए दे दिए। तो स्कीम का एयूएम क्या कहलाएगा? स्कीम का एयूएम कहलाएगा 500 करोड़ रुपए। राइट। अब ये एसबीआई ब्लू चिप फंड को पैसे मिल गए हैं 500 करोड़ रुपए। अब इस फंड को चलाता कौन है? अब ये जो 500 करोड़ रुपए मेरे खाते में आए, एसबीआई के खाते में आए, इस पैसे का करना क्या है? आपने अपना लक्ष्य तो बता दिया कि आपको टॉप 100 कंपनीज खरीदनी है, ये आपने अपना लक्ष्य तो बता दिया, लेकिन कौन सी कंपनी खरीदनी है? हु टेक्स दैट डिसीजन? दैट डिसीजन इज टेकन बाय अ फंड मैनेजर। सो एक ऐसा इंसान जो उस फंड के ऊपर बैठा है, जो कि कॉल लेता है कि इस पैसे से मुझे एसबीआई बैंक का शेयर खरीदना है, कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदना है, कि एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना है, वो बंदा जो डिसीजन लेता है उसको हम कहते हैं फंड मैनेजर। सो आप ऐसे सोचिए कि हमने फंड मैनेजर की झोली में 500 करोड़ रुपए दे दिए। अब वो फंड मैनेजर कॉल ले रहा है कि मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना है। अब एक टिपिकली एक फंड मैनेजर क्या करता है? फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। सो ये जो एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, वो कभी भी आपके पैसे से सिर्फ एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है। वो आपके दिए हुए पैसे से कई अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाता है, कई अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाता है। सो लेट्स से, अगर लेट्स से एसबीआई ब्लू चिप फंड का फंड मैनेजर हूं, और अगर मुझे एक कॉर्पस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास में लेट्स से जो 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मैं इसको अलग अलग सेक्टर में लेट्स से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे बैंकिंग सेक्टर पसंद है, तो लेट्स से मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, तो मुझे लेट्स से एक आईटी सेक्टर चाहिए, मुझे लेट्स से एक फार्मा सेक्टर में पैसे लगाने हैं, तो लेट्स से मुझे ऑयल एंड गैस में पैसे लगाने हैं। तो मैंने अपना डिसाइड किया एज अ फंड मैनेजर कि मैं अलग अलग सेक्टर में पैसे लगाऊंगा। अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर देखने जाएंगे तो इंडिया के अंदर में तो कम से कम 100 बैंकिंग कंपनीज हैं। लेकिन मेरा पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? मेरा पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मैं जितने भी कंपनीज के शेयर उठाऊंगा, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू कम फ्रॉम द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारे स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, ये आपको याद होगा। राइट। तो मैंने क्या कहा कि भाई देखो, टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया के अंदर में बैंकिंग स्पेस में कौन कौन से बैंक हैं। तो हमने देखा कि लेट्स से एचडीएफसी बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक है, तो लेट्स से कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो 5 बैंक्स हैं इंडिया के टॉप 100 बैंक्स के अंदर में, टॉप 100 कंपनीज के अंदर में जो कि बैंक्स हैं। मैं चाहूं तो मैं पांचों बैंक उठा सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं सिर्फ 2 बैंक उठाता हूं। तो लेट्स से मैंने एक एचडीएफसी बैंक लिया, तो वैसे ही मान लीजिए मैंने एक एक्सिस बैंक ले लिया, और लेट्स से मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ले लिया। राइट। तो उसी प्रकार ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर में मान लीजिए मैंने टाटा मोटर का शेयर उठा लिया, और मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर उठा लिया। आईटी के अंदर में मान लीजिए मैंने टीसीएस उठाया, इन्फोसिस उठाया। तो वैसे ही फार्मा वाले के अंदर में मैंने मान लो सन फार्मा का शेयर खरीद लिया। ऑयल एंड गैस के अंदर में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लिया। मान लो इस प्रकार से मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर 3, 5, 7, 8, 9 कंपनीज खरीद दी। तो अब मैं क्या करूंगा? एज अ फंड मैनेजर मैं अपने पैसे एलोकेट करूंगा। तो मैं कहता हूं कि भाई लेट से मेरे को इसको 5% पैसे देने हैं, इसको 3% देना है, इसको 2% देना है। ऐसे करते करते मैं बैंकिंग सेक्टर को 10% पैसे दे रहा हूँ। तो इस प्रकार मैंने अलग अलग सेक्टर्स में पैसे डिवाइड किए, और हर एक सेक्टर के अंदर में अलग अलग शेयर्स को खरीदा। एंड दैट इज हाउ अ पोर्टफोलियो गेट्स क्रिएटेड। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों? व्हाट नेक्स्ट विल हैपन? नेक्स्ट, हर कंपनी का शेयर का दाम रोज फ्लक्चुएट करेगा। राइट। तो हो सकता है कि मैंने एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा 1650 रुपए में।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 500 करोड़ रुपए मुझे दिए गए थे, राइट। मैंने 5% पैसा एलोकेट किया था एचडीएफसी बैंक को, तो इसका मतलब मैंने कितना रुपए का एचडीएफसी बैंक शेयर खरीदा होगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को। आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर पा रहे हैं, मैं बहुत बेसिक चीजें बात कर रहा हूँ, मुझे आप बताइए कि मैं एक फंड मैनेजर के तरीके से एक कॉर्पस क्रिएट कर रहा हूँ, और मैंने 500 करोड़ रुपए पब्लिक ने उठा के मुझे दिए, राइट। और मैंने 5% पैसा एचडीएफसी बैंक में डालने का निश्चय किया। तो बताओ मैंने कितना एचडीएफसी बैंक का शेयर उठाया होगा, कितने रुपए का एचडीएफसी बैंक का शेयर उठाया होगा? वेरी गुड। तो आप लोग जो 25 करोड़ लिख रहे हैं, आप लोग सब करेक्ट है। इसका मतलब 500 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए का एचडीएफसी बैंक का शेयर उठाया गया, राइट। अभी एचडीएफसी बैंक का एक शेयर का दाम मान लीजिए 1650 रुपए है। तो हुआ क्या, 25 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई 1650 रुपए कर लीजिए, तो मोटा मोटी उस जो फंड मैनेजर है उसने कुछ 5 लाख शेयर उठाए होंगे, जो भी फिगर आता है वो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब होता क्या है, अब होता यह है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर का दाम रोज फ्लक्चुएट करेगा। आज 1650 रुपए है, अगर मान लो आज मार्केट गिर गया, तो हो सकता है 1650 रुपए का शेयर आज 1600 रुपए चला गया होगा। कल को मार्केट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 1650 का शेयर का दाम 1700 रुपया हो जाएगा। तो ये रोज फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट। तो दोस्तों अभी ऐसे सोचो कि अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर आज के मार्केट फॉल में 1650 रुपए से गिर के अगर 1600 रुपए हो गया, तो कितने की गिरावट हुई? 50 रुपए की गिरावट हुई, राइट। 3% का फॉल आ गया एचडीएफसी बैंक के अंदर में। तो होगा क्या कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो में 5% पैसा दिया हुआ था एचडीएफसी बैंक को, और वो 3% से फॉल कर गया। देखो मैं वापस आप लोग को लिख के समझाता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाओगे। क्या देखा जाएगा कि लेट से मैंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया था, इसके अंदर में मैंने एचडीएफसी बैंक को 5% पैसा एलोकेट किया था, और आज के मार्केट फॉल में एचडीएफसी बैंक का शेयर 3% से ड्रॉप हो गया। तो वैसे ही हो सकता है आज के मार्केट फॉल के अंदर में एक्सिस बैंक 4% से ड्रॉप हुआ होगा, एसबीआई बैंक जो है वो 2% से ड्रॉप हुआ होगा। तो होगा क्या सर, हम ये सारे के सारे शेयर्स का नेट एक्यूमुलेटेड फॉल निकालेंगे, और उस बेसिस पर निकल करके आएगा कि हमारा टोटल कॉर्पस, ये जो 500 करोड़ का कॉर्पस था हमारा, ये लेट से आज मान लीजिए मार्केट की गिरावट में ये 1 करोड़ रुपए फॉल कर गया। तो होगा क्या कि सर मेरा कल सुबह का कॉर्पस बताएगा 499 करोड़। अभी सर ये 500 करोड़ का जो कॉर्पस था, ये तो मैंने 10 रुपए के हिसाब से बांटा था। तो मैंने कितने यूनिट बांटे थे? मैंने बांटे थे 50 करोड़ यूनिट्स, राइट। अभी क्या हुआ सर, आज मार्केट गिरा, मेरा पूरा पोर्टफोलियो पे मुझे मार्क टू मार्केट लॉस, यानी कि नोशनल लॉस, मैंने कुछ बेचा नहीं है। मैंने आज मार्केट गिरा, इसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो अगले दिन मेरे पोर्टफोलियो की कीमत हो गई कितनी? 499 करोड़। अब ये 499 करोड़ का हकदार कौन है? हकदार तो 50 करोड़ यूनिट्स ही है। तो सर एक यूनिट का कीमत, कल जब मैं नैव निकालूंगा, तो कल का नैव निकलेगा 9 रुपया 80 पैसा। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई हो। सो आपने क्या देखा कि सर अगर मार्केट अगर फॉल किया है 2%, तो मेरा म्यूचुअल फंड भी फॉल किया 2%। तो देखा गया कि सर जो मेरा 10 रुपए का नैव था, अगले दिन वो 9 रुपए 80 पैसे रिपोर्ट हुआ। अकॉर्डिंगली एवरी डे ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। हो सकता है कि परसों मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया, हो सकता है कि ये जो 499 करोड़ का मैं कॉर्पस बता रहा था, ये कॉर्पस बढ़ करके 499.5 करोड़ हो गया। थोड़ा सा रिकवरी आ गया मार्केट में, तो होगा क्या कि सर मेरा जो नैव 9 रुपया 80 पैसा था, वो बढ़ के 9 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एवरी डे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फ्लक्चुएट्स एंड योर नैव, योर नेट एसेट वैल्यू फ्लक्चुएट्स। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि सर मान लो एवरी डे का फ्लक्चुएशन चल रहा है, साल के अंत में, साल के अंत में देखा गया कि सर जो एच डी एफ सी बैंक मैंने 1650 में खरीदा था, जो गिर के 1600 रुपये आ गया था, साल भर बाद देखा गया कि इसका शेयर 1750 रुपया हो गया। यानी कि अल्टीमेटली वो 100 रुपये बढ़ गया। तो वैसे ही एक्सिस बैंक का शेयर भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, एसबीआई का शेयर सर वो गिरा हुआ रहा मान लो। तो इस तरीके से टोटल पोर्टफोलियो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सर ये जो 500 करोड़ का जो टोटल मेरा पोर्टफोलियो था, एक साल के बाद में इसका कीमत हो गया 550 करोड़। और अगर 550 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो हो गया, इसके हकदार कितने हैं? इसके हकदार तो 50 करोड़ यूनिट हैं।
तो बताओ एक यूनिट का नैव एक साल बाद क्या देखने को मिलेगा? सर एक यूनिट का नैव एक साल बाद 11 रुपए देखने को मिलेगा, राइट? सो अब क्या होगा? सर शुरुआत में हितेश जैन ने 10,000 रुपए लगाए थे मार्केट के अंदर में एसबीआई ब्लू चिप फंड में। आपने उनको 10 रुपए के नैव के हिसाब से कितना यूनिट दिया था? सर आपने उनको 1,000 यूनिट दिया था, राइट? अब ये 10 रुपए का नैव एक साल बाद देखा जा रहा है कि बढ़ करके 11 रुपए हो गया। तो आज हितेश जैन का पोर्टफोलियो का कीमत एक साल बाद क्या दिखेगा? 1,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 11 रुपए, यानी कि 11,000 रुपए का मेरा पोर्टफोलियो दिखेगा, राइट? अब इन्वेस्टर को जिस तरीके से पैसा चाहिए वो अपना पैसा निकाल सकता है, विच मीन्स दैट लेट्स से अभी मैंने आपको क्या दिखाया, एक साल के बाद में 11 रुपए के हिसाब से 1,000 यूनिट मेरे पास में रखे थे, तो मेरे पास में 11,000 रुपए की होल्डिंग हो गई एसबीआई ब्लू चिप फंड में, राइट? अब मैंने आपको क्या कहा कि सर साल भर बाद मान लीजिए मुझे 2,200 रुपए की जरूरत है, सो आई वॉन्ट टू टेक आउट 2,200 रुपीज। वॉट विल आई डू? सर 11 रुपए का हिसाब चल रहा है, तो मैं 200 यूनिट अगर अपने बेच दूंगा, 200 यूनिट अगर मेरे बिक जाएंगे, तो 11 रुपए के हिसाब से मुझे 2,200 रुपए मेरे खाते में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल रिडेम्पशन। फिर क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा हमारे फिनोमेटिक ऐप में कि सर पार्टी का अभी भी 800 यूनिट बचा है, और 800 यूनिट जो है वो 11 रुपए के भाव में चल रहा है। मतलब फिनोमेटिक के ऐप में आपको 8,800 रुपए का पोर्टफोलियो दिखाएगा। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स, राइट? सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी अगर सवाल है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बट अदरवाइज आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो इफ एट ऑल एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी एबल टू टेक योर क्वेश्चंस। या अगर किसी को अनम्यूट करके सवाल पूछना है तो आप वैसे कर लीजिए, एंड आई विल अनम्यूट यू एंड लेट यू आस्क योर क्वेश्चन। बट मैं आज बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जितने नए लोग हमें सुनने के लिए आए हैं वो समझ सके कि म्यूचुअल फंड का वर्किंग कैसे होता है। सो टिल नाउ नो क्वेश्चंस, तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमने आपसे बात की कि सर देखो, हमने जो अलग अलग शेयर में पैसे लगाए थे, रोज शेयरों के दाम फ्लक्चुएट करते थे। अल्टीमेटली देखा गया कि शेयर का दाम 10 रुपए, HDFC बैंक के एक शेयर का दाम 1,650 रुपए से बढ़ करके 1,750 रुपए हो गया। और ऐसा करने की वजह से अलग अलग कंपनी के शेयर्स में अलग अलग परफॉर्मेंस रहा। उसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ गया, और वो 500 करोड़ का पोर्टफोलियो 550 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, जिस वजह से देखा गया कि 10 रुपए का नैव 11 रुपए का नैव हो गया। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने समझ लिया, एंड बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि दिस इज हाउ द डेली बेसिस नैव फ्लक्चुएट्स फॉर म्यूचुअल फंड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, विच इज वेरी लॉजिकल टू आस्क, इज कि सर ये बढ़ा क्यों? why is it that this share which was trading at 1650 became 1750? सो शेयरों के दाम क्यों बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलो दोस्तों, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपको जब भी किसी एडवाइस इन्वेस्टर को कन्विंस करना हो कि सर आप म्यूचुअल फंड में आइए, म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लीजिए, तो इन्वेस्टर पूछता है ना, भैया कितना रिटर्न बनेगा? तो आप कहते हो कि सर 12% रिटर्न तो बन ही जाना चाहिए। तो ये 12% के पीछे का लॉजिक क्या है और ये मार्केट क्यों बढ़ता है, ये मेरा आपसे नेक्स्ट डिस्कशन है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, एंड जरूरत पड़ने पर ये एग्जाम्पल्स को आप अपने इन्वेस्टर को जरूर दीजिएगा। ठीक है? सो हियर आई एम टू टॉक टू यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्यों रिटर्न बना के देता है। तो चलो दोस्तों, एक बेसिक सा एक डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मैंने कहा कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी लग नहीं रही थी, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक जॉब नहीं करके मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। ठीक है?
मिठाई की दुकान खोलने के लिए मैंने देखा कि भाई, मैंने पूरा प्रोजेक्शन बनाया, तो मैंने देखा कि भाई एक जगह लेना पड़ेगा, तो वहां पे स्टॉल लगाना होगा, तो वहां साइनेज लगाने होंगे, तो अलग अलग तरीके से मुझे खर्चे लगेंगे। तो मैंने हिसाब निकाला कि भैया 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मिठाई की दुकान खड़ी हो पाएगी। ठीक है। अब 10 लाख रुपए मेरे जेब में तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा कि पिताजी, आप मुझे हेल्प करिए मेरा बिजनेस सेटअप करने में, आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। अभी क्या हुआ? पिताजी ने ना नुकुर किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उन्होंने बहुत समझाया, बट मैंने नहीं माना। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं तो बकायदा ये नौकरी करूँ, मैं बकायदा अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। तो फिर मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है, पिताजी नहीं मान रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, दोस्त से पैसे मांगता हूँ। तो अब मैं जब दोस्त के पास गया, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार देख, मैं 5 लाख रुपए का जुगाड़ लगा लूंगा, तू एक काम कर, मुझे 5 लाख रुपए दे दे। 5 लाख रुपए तू मुझे दे दे, मैं 5 लाख रुपए तेरे से लेकर के तेरे को मैं 50% हिस्सेदार बना लूंगा। अगर अपना बिजनेस अच्छा चल गया तो अपने दोनों कमाएंगे, राइट? तो फिर मैंने अपने दोस्त को काफी कन्विंस किया कि भाई 5 लाख रुपया डाल दे मेरे बिजनेस में, और मेरा 50% का हिस्सेदार बन जा। लेकिन दोस्त जो है वो पैसे देने से मना कर दिया कि नहीं दूंगा। ठीक है। बट मैं फिर भी हार नहीं माना। मैं कहा कि चलो बैंक के पास जाते हैं, और बैंक से लोन मांगने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूँ, बैंक वाला मुझे अगर लोन दे देगा तो उसके बेसिस पे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। तो जब मैं लोन मांगने गया, तो बैंक वाला बोलता है कि देखो भाई, पूरा का पूरा पैसा तो हम लोन देंगे नहीं, हम तुमको 50% पैसा लोन देंगे। तुम अपना घर गिरवी रख दो, और ये जो 5 लाख रुपए है हम तुमको अपना लोन दे देंगे। हमारी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हम तुमको बिजनेस करने के लिए जो लोन दे रहे हैं, हमको तुमसे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। 10% का हमें तुमसे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए तो जुगाड़ हो जाएंगे, लेकिन बैंक ने कंडीशन क्या लगाया कि मैं तुमको 5 लाख का लोन तभी दूंगा जब तुम अपने आप से 5 लाख रुपए लगाओगे, मतलब मैं 100% लोन तुमको नहीं दूंगा। तो अब मैं पिताजी के पास गया वापस से, मैंने कहा पिताजी देखो, आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपके पैसे डुबाऊंगा नहीं। आप मुझे 5 लाख रुपया एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट दीजिए। आप एक 5 लाख रुपया आप निवेश करिए मेरे बिजनेस में, और वैसे ही मैं बैंक से 5 लाख रुपए उधार ले लूंगा, और ये जो 10 लाख रुपए मैंने जमा किए, उसके बेसिस पे मैंने अपने दुकान का श्री गणेश कर दिया। अब क्या होगा? अब जब मैंने बिजनेस चालू किया, क्या बिजनेस हमारा पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हो जाता है? आंसर इज ऑब्वियसली नो सर, एकदम भी नहीं होता है। होता क्या है सर, पहले दिन से हमारे खर्चे चालू हो जाते हैं, बट हमारी आमदनी शायद नहीं चालू होती है। इन द सेंस दैट देखा गया कि पहले दिन से हमने देखा कि महीने का अभी हम मान लो 500 रसगुल्ला बेचना चालू किए। अभी 10 रुपए का कॉस्टिंग है एक रसगुल्ले का, मतलब 10 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस है एक रसगुल्ले का। तो अगर मैंने 500 रसगुल्ले बेचे, तो मैंने पूरे महीने में कितने रुपए की सेल्स की? 5,000 रुपए की सेल्स की। लेकिन इसके पीछे हमारा खर्चा कितना था? इसके पीछे सर, वो जो रसगुल्ला बना था उसका खर्चा था 2,000 रुपए, प्लस मैंने जो वर्कर रखे थे, कारीगर रखे थे अपने दुकान के अंदर में, उनको सैलरी देनी थी 10,000 रुपए की। प्लस ये जो मैंने बैंक से जो लोन लिया था 5 लाख रुपए का, उस पे उन्होंने 10% का इंटरेस्ट मांगा था, यानी कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट। मतलब मुझे महीने का 4,000 रुपए तो इंटरेस्ट देना था। तो देखा गया कि पूरे महीने के अंदर में मेरे खर्चे हो गए 20,000 रुपए के, और उसके सामने मेरी आमदनी हुई 5,000 रुपए की। यानी कि मैंने पहले महीने 15,000 रुपए का लॉस किया। दोस्तों, ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये तो नॉर्मली हर बिजनेस में होता है। क्या पहले दिन से ही मैं जो शो सेल्स कर लूंगा और मैं कुछ भी कमा लूंगा? क्या ऐसा होता है किसी बिजनेस में? ऐसा कभी नहीं होता है। बट क्या मेरे को मेरा बैंक वाला छोड़ देगा, बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं, पहले अपनी दुकान को खड़ी कर लो, उसके बाद हम तुमको इंटरेस्ट दे देंगे, तुमसे हम इंटरेस्ट ले लेंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं। सो दुकान बैंक वाला तो आकर के महीने के 1 तारीख को बोलेगा कि भैया पिछले महीने का ब्याज बनता है 4,000 रुपए, तो मुझे 4,000 रुपए का इंटरेस्ट दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ माई प्रॉफिट और लॉसेस, राइट? तो क्या होगा? अब मैं कहूंगा कि यार कितने दिन ऐसे लॉस में चलाएंगे, चलो मेहनत करो, चलो दिमाग लगाओ, कुछ और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जोर तोर से मैंने मार्केटिंग करनी चालू की।
मैंने जगह जगह पैम्फलेट्स बांटे, मैंने जगह जगह पर होर्डिंग लगाया और लोगों को अपना थोड़ा सा दाम कम करके फ्री में चखाया। तो लोगों को मेरा प्रोडक्ट समझ में आया। तो क्या देखा कि धीरे धीरे करके मेरा जो है वो सेल्स बढ़ने लग गया। और जहां मैं महीने का पहले 500 रसगुल्ले बेच रहा था, अब मैं महीने का नहीं नहीं करके लेट से 2000 रसगुल्ले बेचना चालू कर दिया। तो अगर मैं 2000 रसगुल्ले अब मैं बेच पा रहा हूं, तो 2000 रसगुल्लों का 10 रुपए के हिसाब से मैं 2 लाख रुपए का टॉप लाइन कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरे सारे खर्चे जो हैं, 2 लाख के पीछे मेरा वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 40% था, तो 80,000 रुपए तो मेरा खर्चा लग गया। 1,20,000 बचता है। 1,20,000 रुपए के पीछे मुझे अपने कारीगर को सैलरी देनी है, तो मुझे जगह का रेंट देना है, मैंने जो मार्केटिंग के पीछे एक्सपेंस किया वो देना है, और मुझे अपने बैंक का इंटरेस्ट देना है। ये सब कुछ को माइनस करने के बाद नेट में क्या निकल के आया? नेट में निकल के आया कि सर इस महीने हमने 80,000 रुपए कमाए। तो देखो दोस्तों, अब मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले 6 महीने में जिस बिजनेस को लॉस में चला रहा था, अब मेरा बिजनेस थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया। अब मुझे 50-60 हजार रुपए बचने लग गए अपनी दुकान से। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और मेहनत करते हैं। चलो और अच्छे से मेहनत की हमने। और फिर एक दुर्गा पूजा का महीना आया। और दुर्गा पूजा का महीना के अंदर में क्या होगा कि मैंने दबा करके सेल्स किया। और जो मैं 2000 रसगुल्ले बेच रहा था, उसकी जगह मैंने उस महीने 5000 रसगुल्ले बेच दिए। अभी 5000 रसगुल्ले अगर बेच दिए 10 रुपए के हिसाब से, मैंने 5 लाख रुपए का सेल्स अचीव कर लिया। और मैंने कहा कि देखो दिवाली का महीना है, दुर्गा पूजा का महीना है, तो थोड़ा सा रसगुल्ला का दाम बढ़ा देते हैं। तो हमने 10 रुपए से बढ़ा करके 12 रुपए कर दिया। हमने एक नया वैरायटी ऑफ रसगुल्ला और इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा कुछ करने से क्या देखा गया कि जो मेरा टॉप लाइन है वो 5 लाख नहीं 6 लाख रुपए हो गया। और सारे खर्चे बाद देने के बाद में मैंने देखा कि अब मुझे महीने का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों देखो, मैंने बिजनेस चालू किया था जीरो से। पहला 6 महीना बहुत स्ट्रगल किया, बिजनेस लॉस मेकिंग था, ब्रेक इवन भी नहीं हुआ था। साल भर लगा मुझे बिजनेस को ब्रेक इवन करने में। लेकिन एक बार जब मेरे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जब लोगों को समझ में आया कि यार मैं तो बहुत अच्छा धंधा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो लोग लाइन लगा करके अब मेरे दुकान से रसगुल्ला खरीदने आने लग गए। अब मेरा दुकान फेमस हो गया। और जब से मेरा दुकान फेमस हुआ, मेरी सेल, जहां पहले महीने मैंने सिर्फ 500 रसगुल्ले बेचे थे, अब मेरी सेल जो है वो 2,000 5,000 रसगुल्लों तक पहुंच गई। राइट। तो अब क्या देखा जा रहा है कि अब देखा जा रहा है कि 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में अब मैं महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमाने लग गया। राइट। अब दोस्तों, हुआ क्या कि वो जो मेरा पहला दोस्त, आपको याद है, जिनसे मैंने, जब मैं बिजनेस शुरू करना चाह रहा था, मैंने उसको कहा था कि यार मेरा 50% का पार्टनर बन जा, 5 लाख रुपए डालो, मैं तेरे को 50% हिस्सेदारी दे दूंगा। अब वो दोस्त मेरे पास में आता है और मुझे कहता है कि यार हितेश देख, तूने उस समय मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मुझे तेरी बात समझ नहीं आई थी। उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। बट कोई बात नहीं यार, अपने दोस्त ही हैं। एक काम करते हैं, मैं तेरे को आज 5 लाख रुपए दे देता हूँ। ठीक है। मैं आज तेरे को 5 लाख रुपए दे देता हूँ, और तुम मुझे अपने बिजनेस के अंदर में 50% का हिस्सेदार बना दो। आपको क्या लगता है दोस्तों? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। आपको क्या लगता है कि अब मैं क्या उससे 5 लाख रुपए लेकर के, क्या मैं उसको अपना बिजनेस का 50% पार्टनर बनाना चाहूंगा? यस या नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऑलराइट, तो सभी लोग कह रहे हैं कि सर अब तो ये बेवकूफी होगी, नेवर लिख रहे हैं। कभी नहीं सर, इनको हम कभी अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सर आप सिंपल सा हिसाब लगाओ ना। सर अभी हम महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना? अगर हम महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर हम उसको 50% का हिस्सेदार बनाने जाएंगे, तो हमको उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा, और उसके लिए वो सिर्फ 5 लाख कंट्रीब्यूट करेगा, और हर महीने 1 लाख रुपए लेके जाएगा। ये तो बेवकूफ वाला डील हो गया ना सर। तो एक काम करिए सर, उसको बताइए कि बॉस, मेरे दुकान की कीमत ना अब 10 लाख रुपए नहीं रही। अब मेरे दुकान की कीमत हो गई है 2 करोड़ रुपए। 2 crore rupees is the value of my company right now, is the value of my दुकान right now। अब अगर आपको मेरा 50% हिस्सेदार बनना है, तो आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अब सामने वाला मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए डाल करके अगर मैं इसका 50% हिस्सेदार बन जाऊं,
तो भी मुझे महीना महीना 1 लाख रुपए का तो आमदनी आ रहा है, जो कि शायद और बढ़ेगा। राइट। तो शायद वो सोचेगा कि अगर उसको ये डील फेवरेबल लगेगी तो शायद 1 करोड़ रुपए डाल करके वो मेरे साथ में मेरा हिस्सेदार बन जाएगा। दोस्तों, इससे आपने क्या बात सीखी? आपने ये बात समझी, आपने ये बात सीखी कि वो जो दुकान की कीमत जो शुरुआत में सिर्फ 10 लाख रुपए से शुरू हुई थी, आज उस दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई। क्यों हो गई 2 करोड़ रुपए? क्योंकि मेरी दुकान अच्छा चल गई, मेरी दुकान अच्छा कमाई करने लग गई। अगर ये मेरी दुकान अगर कमाई नहीं कर रही होती, अगर हर महीने लॉस कर रही होती, तो क्या मेरे दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपए हो जाती? नो सर, उसी वैल्यू तो और घट जाती। सो दोस्तों, देखा जाता है कि इफ योर अर्निंग कीप्स ग्रोइंग, देन योर मार्केट वैल्यू, योर शेयर वैल्यू वुड कीप ग्रोइंग। सो ये आपको हमारी पहली सीख मिली, जिससे कि आपको समझ में आया कि दोस्तों, बिजनेस जो है, यानी कि इक्विटी जो है, वो रिटर्न क्यों बनाता है एज एन इन्वेस्टर। अब आप सोचो कि अगर मेरे दोस्त ने उस समय शुरुआत में ही अगर 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस में बन गया होता, वो अगर हिस्सा हो जाता, तो आज उसके 5 लाख रुपए का कीमत, उसका हिस्सा का कीमत आज 1 करोड़ रुपए होता। यानी कि मात्र 3-4 साल में वो अपना पैसा 20 गुना कर चुका होता। दैट इज वॉट इक्विटीज कैन अर्न फॉर यू। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, याद करो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि मैंने बाकी 5 लाख रुपए किससे लिए थे? मैंने बाकी 5 लाख रुपए लिए थे बैंक से। और बैंक ने मुझे 10% का इंटरेस्ट तय किया था। तो मुझे उसको साल का 50,000 रुपये, यानी महीने का तकरीबन 4,000 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना पड़ता था। पहले दूसरे तीसरे महीने मुझे वो महीने का 4,000 रुपए का इंटरेस्ट देना बहुत चुभ रहा था, क्योंकि मेरी इतनी आमदनी नहीं थी। राइट। लेकिन आज जब मैं महीने का 5 लाख रुपए का सेल कर रहा हूँ या 10 लाख रुपए का सेल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे वो 4,000 रुपए इंटरेस्ट देने में कोई तकलीफ आएगी? जी नहीं सर, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा। सो बोलने का मतलब ये है कि क्या बैंक वाला कभी आकर के मुझे कहेगा कि देख हितेश, तेरी दुकान में तो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो एक काम कर, तू मेरा इंटरेस्ट जो है ना 10% से बढ़ा के 20% कर दे? क्या ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सो बेसिकली आपने क्या समझा कि there are two different types of asset class. One is called as equity, the other is called as debt. तो दोस्तों, आओ वापस से अपने प्रेजेंटेशन में घुसते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अब आगे ले चलते हैं। तो आपने दोस्तों क्या समझा, सीखा अभी तक? आपने समझा कि सर, दो तरह के एसेट क्लासेस होते हैं। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। इक्विटी एंड डेट। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि सर, जहां पर आप बिजनेस की हिस्सेदारी ले रहे हो, हिस्सेदारी लेने का मतलब क्या हुआ कि सर, इसके अंदर में रिस्क भी ज्यादा होगा और रिटर्न भी ज्यादा होगा। मतलब दोस्तों, आपने क्या समझा? रिस्क ज्यादा कैसे है कि अगर मेरी दुकान नहीं चली तो मेरा पैसा जीरो भी हो सकता है, मेरा पैसा माइनस भी जा सकता है। मतलब मैंने 5 लाख रुपए डाल के हिस्सेदारी ले ली और दुकान चलाई नहीं, 2 साल बाद दुकान बंद करनी पड़ गई, मान लो भगवान ना करे, तो क्या होगा? मेरा 5 लाख वैल्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। राइट। लेकिन वहीं जब अगर मेरी दुकान अच्छे से चल गई तो मेरे 5 लाख रुपए की कीमत बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो गई। सो मैंने बहुत बड़ा रिटर्न भी बना लिया। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टर को इक्विटी पकड़ाते हैं, इक्विटी या तो आप शेयर खरीद के दे सकते हैं, या आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं, तो आप उसको हाई रिस्क दे रहे हो, आप उसको हाई रिटर्न देने का चांस रखते हो। राइट। वैसे ही डेट के अंदर में क्या होता है? यहाँ पर रिस्क सबसे कम होता है। बैंक को कोई मतलब नहीं है सर कि आपकी दुकान चल रही कि नहीं चल रही है, उसको सिर्फ इतना मतलब है कि सर, आप मेरे को महीना महीना मेरा इंटरेस्ट देते रहो। तो इसके अंदर में रिस्क जो है वो काफी लो होता है, बट इसका रिटर्न जो है वो भी काफी लो होता है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा दुकान जब 20 गुना बड़ा हो गया तो मेरा इंटरेस्ट भी 20 गुना हो गया, मेरा इंटरेस्ट उसने 10% से बढ़ा के 20% कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आप इतना समझो कि अगर हम म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी आते हैं, तो मेजरली दो प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक होता है डेट म्यूचुअल फंड। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप अगर किसी इन्वेस्टर को निवेश कराते हो, तो दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखना कि सर, सामने वाला जो है वो शायद 12 से 15% का रिटर्न बना सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट एट द सेम टाइम उसका रिस्क भी वेरी हाई होता है। रिस्क वेरी हाई होने का मतलब क्या हुआ कि सर, मैंने पैसे डाले,
पिछले 3 दिन से बाजार जो है वो इतना जोर से गिरा है कि 25,000 का निफ्टी गिर के हो गया 24,000 का निफ्टी। 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो गया, मतलब 4% करेक्शन इन द मार्केट। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 3 दिन पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, उसका कीमत गिर के 96,000 हो गया। सो देर इज वेरी हाई रिस्क एंड इक्विटी। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसके लिए हमारा हमेशा से कहना होता है कि सर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप अपने इन्वेस्टर का पैसा लगा रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी लंबा होना चाहिए। मतलब अगर आपका इन्वेस्टर अगर बोलता है कि मुझे कम से कम 5 साल पैसे डालने हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड दीजिएगा। अगर इन्वेस्टर बोलता है कि सर मैं 3 महीने 6 महीने के लिए मार्केट में पैसे डालना चाहता हूं, तो सर वो कभी मत करिएगा, बिकॉज दैट वुड बी लाइक अ स्पेक्यूलेशन। और स्पेक्यूलेशन हम करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करने आए हैं, राइट। तो दूसरी तरफ जो डेट म्यूचुअल फंड होता है वो क्या बोलता है, सर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे तो यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आपने पैसे लगाए और पैसे माइनस हो गए या पैसे डूब गए, पैसे गायब हो गए। जनरली आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगा। सो रिस्क इज वेरी लो। ऐसा नहीं है कि सर मार्केट -4% चला गया तो मैंने जो भी अपना पैसा लिक्विड फंड में या लो ड्यूरेशन फंड डाला था वो पैसा भी -4% हो गया, ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज जब मार्केट गिरा है इतनी जोर से, आप कल सुबह अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज खोल के देखिएगा, आपको दिखेगा कि सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो जो है वो 2-3% आपको माइनस में दिखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने किसी इन्वेस्टर को कोई डेट म्यूचुअल फंड अगर दिला रखा होगा, तो आप देखोगे कि उसका पोर्टफोलियो प्लस में होगा, राइट। तो आपने क्या समझा कि डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क काफी कम होता है, बट एट द सेम टाइम रिटर्न भी कम होता है। यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो जनरली एफडी टाइप का रिटर्न आपको मिलता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर मोटा मोटी अभी जो एफडी 7-7.5% का रिटर्न बना के दे रहा है, वही रिटर्न आपको डेट म्यूचुअल फंड बना के देगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपका टाइम होराइजन कम भी हो सकता है तो चलेगा। मतलब कि अगर कल को आपका इन्वेस्टर बोलता है कि सर मैं आपको पैसे दे रहा हूं और 3 महीने बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और 3 महीने बाद मुझे पैसे वापस चाहिएंगे, तो ऐसे पैसे को क्या हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पैसे लगेंगे डेट म्यूचुअल फंड में, जहां पर मैं अपने पैसों को माइनस नहीं देखना चाहूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं इन्वेस्टर को मोटा मोटी एफडी टाइप का पैसा बना के दूंगा रिटर्न्स। ठीक है। इसके बीच में जो एक और एसेट क्लास होती है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज लाइक अ खिचड़ी, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसमें कुछ गुण इक्विटी के हैं, कुछ गुण डेट के हैं। तो इसलिए इफ आई वर टू कंपेयर ऑन ऑल द थ्री प्रोफाइल्स, आई कैन से दैट फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का रिस्क डेट के मुकाबले बेसी होता है, बट इक्विटी के मुकाबले कम होता है। वैसे ही रिटर्न के पर्सपेक्टिव से अगर मैंने आपको कहा कि एक डेट म्यूचुअल फंड आपको 7-7.5 बना के देता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आपको 12-15 बना के देता है, तो वही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है वो आपको 9 से 10% का रिटर्न टिपिकली बना के देता है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन की बात करें, तो जहां मैंने आपको कहा कि 5 से 10 साल का पैसा को इक्विटी में डालना चाहिए, डेट में जनरली शॉर्ट टर्म का पैसा आता है, 2 दिन से 2 महीने से 2 साल तक का पैसा जनरली हम डेट में जहां लेते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में टिपिकली अगर इन्वेस्टर अगर 3 साल रहने को तैयार हो, तो हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। ठीक है। आज के लिए मैं आपको बेसिक चीज इतना सिखा रहा हूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जो मेन मेन होता है मैं आपको पहले वो सिखाता हूँ, बाकी कभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक होता है हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है। सो लार्ज कैप वाला क्या बोलता है कि सर हम इंडिया के टॉप 100 कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे मेजरली। सो मैं अभी टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि सेबी ने कैसे डिफाइन किया है। मैं अभी आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं, तो हम इंडिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। वहीं मिड कैप कंपनीज में जब हम पैसा लगाते हैं, तो ये हमारा 101 से 250 नंबर हमारी जो कंपनीज हैं इंडिया की,
वो कहलाती है मिड कैप कंपनीज। और वहीं अगर हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो 251 के बाद जितनी कंपनीज हैं इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम उसमें पैसा लगाते हैं, राइट। तो अगर मैं ब्रॉडली बताऊं कि आज अगर मान लो मुझे एक बैंक का शेयर खरीदना है अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर मेरे पास में पैसा मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड को अगर दिया है, अगर मान लीजिए मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसे लगाए हैं, और अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो खोलोगे तो आपको लार्ज कैप के अंदर में आपको दिखेगा एचडीएफसी बैंक का शेयर दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर दिखेगा, या आपको एसबीआई बैंक का शेयर आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा, राइट। वहीं अगर मान लीजिए मैंने कोई मिड कैप एसबीआई मिड कैप फंड में पैसे लगाए हैं, तो हो सकता है कि आपको उस पोर्टफोलियो के अंदर में शायद आपको बंधन बैंक देखने को मिलेगा, शायद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिलेगा, राइट। और वहीं पर मान लीजिए कि आपने अगर स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप में पैसे लगाए हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में अगर बैंक्स हैं, तो शायद आपको यहाँ पर आरबीएल बैंक देखने को मिलेगा, या लेट्स से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिलेगा। आपको इस टाइप का पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि किस टाइप के चीजों को आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं। सो अब नेचुरल सी बात है सर कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में एच डी एफ सी एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो कभी बहुत जोर गिर जाएगा? क्या बहुत ज्यादा रिस्क मेरे पोर्टफोलियो में होगा? आंसर इज नो। क्योंकि सर ये तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपनीज है इंडिया की, अगर गिर भी जाएगा तो कल को रिकवर भी कर लेगा, राइट। तो अगर आपने अपने इन्वेस्टर को इक्विटी के अंदर में घुसाना है, और इक्विटी में आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा कम वॉलेटिलिटी दें, थोड़ा सा सेफ वाला पोर्टफोलियो बनाएं, तो आप उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, राइट। वहीं पर आपने देखा कि अगर मैं अपने क्लास कस्टमर को अगर बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अच्छी कंपनियां दे रहा हूं, बट अगेन दीज आर नॉट लाइक द बिगेस्ट ऑफ द बैंक्स, दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो वेरी बिग, बट दे आर नॉट वेरी बिग राइट नाउ, राइट। तो मैं उसका पैसा लगाऊंगा मिड कैप फंड में। और वहीं पर अगर मुझे चाहिए ऐसा पोर्टफोलियो जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बन जाए, मतलब शायद मुझे सबसे हाई रिटर्न बना के दे सके, लेकिन एट द सेम टाइम काफी हाई रिस्क भी लेगा, तो उस टाइप के पोर्टफोलियो में मैं पैसा लगाऊंगा स्मॉल कैप फंड के अंदर में। सो दैट इज मेजरली द टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। ऐसे अगर मैं देखने जाऊंगा तो वहां पर 11 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई हैव जस्ट डिस्कस्ड 3 मेन टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो वहीं पर लेट्स से अगर मुझे आपका पैसा को अगर सेफ्टी वाला डेट म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो डेट म्यूचुअल फंड में आप लोग मान के चलिए कि आप अपने क्लाइंट का पैसा लिक्विड फंड में लगा सकते हैं, या फिर आप लेट्स से लो ड्यूरेशन फंड में लगा सकते हैं, या फिर आप उस पैसे को डायनेमिक बॉन्ड फंड में लगा सकते हैं। सो लिक्विड फंड, तो ये जैसे मैंने आपको जो नाम बताया ना, तो सबके आगे आप एसबीआई लगा दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर एसबीआई लिक्विड फंड एक लिक्विड फंड है, तो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड होता है, तो एक एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड होता है। तो एसबीआई लिक्विड फंड में हम अपने इन्वेस्टर्स का सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला पैसा डालते हैं, तो जहां हमको पता है कि सर वो कभी भी पैसा देगा, कभी भी निकाल लेगा, वो कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं दे रहा है, खाली पार्किंग के हिसाब से आपको पैसा दे रहा है, तो वैसा पैसा को आप डालेंगे लिक्विड फंड में, राइट। वहीं पर अगर आपका इन्वेस्टर आपको बोलता है कि बॉस मैं पैसा दे रहा हूँ, मोटा मोटी 6 8 महीना पैसा रहेगा सिस्टम में, तो आप उसको एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड दिलाएंगे। और वहीं पर अगर आपका इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मुझे कम से कम 2 3 साल पैसा रखना है, लेकिन मुझे पैसे को जोखिम में नहीं डालना है, मुझे पैसे को इक्विटी में नहीं रखना है, तो वैसे केस में आप पैसा लगाओगे एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड में। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जहां सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या मिलता है, 4 से 6% का रिटर्न मिलता है, तो उसी प्रकार आप अगर लिक्विड फंड में पैसा लगाते हो तो आपको मोटा मोटी 6% के आसपास का रिटर्न बन जाता है। लो ड्यूरेशन फंड इज लाइक दैट 6 मंथ और 1 ईयर एफडी। तो 6 मंथ 1 ईयर एफडी के अंदर में आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से बेसी ही पैसा मिलता है, राइट। तो उसी हिसाब से अगर आप एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाओगे तो आपको मोटा मोटी 7% का रिटर्न मिल जाता है।
और वहीं अगर आप डायनेमिक बॉन्ड में लगाओगे, विच इज स्लाइटली टेक्निकल टाइप, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ही बेसिक क्लास है, तो आप मान के चलो कि सर अगर आप एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड में आज के दिन पैसा लगाते हो, और अगर आपका पैसा सिस्टम में मोटा मोटी अगर 2 साल रहता है, तो आप यहाँ पर 7.5 से 8% के आसपास का रिटर्न बना लेते हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। और तीसरा हमारे पास में क्या है? तीसरा हमारे पास में था हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में अभी फिलहाल के लिए आप दो मेन कैटेगरी समझ के चलिए। एक होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, और एक होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दो मेन तरह के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मैंने आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या सिखाया था कि सर ये एक तरह की खिचड़ी है, और इस खिचड़ी के अंदर में कुछ पैसा इक्विटी में जा रहा है, कुछ पैसा डेट में जा रहा है। सो आइडियली अगर मेरे पोर्टफोलियो में मान के चलो कि लेट से अगर 60% पैसा इक्विटी में है और 40% डेट में है, तो ये एक तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया, राइट। अब दोस्तों मैं खाली आज के लिए आपको इतना सिखाता हूं कि अगर आप किसी इन्वेस्टर का पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में डालते हो, तो ये फंड का एक खूबियत है। वो खूबियत क्या है? वो बोलता है कि भाई अगर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, अगर मार्केट बहुत ऊंचा हो जाए, तो मार्केट का गिरने का चांस ज्यादा है। तो ऐसे समय में हमें और रिस्क लेना चाहिए कि हमें रिस्क कम करना चाहिए पोर्टफोलियो में? सर हमें रिस्क कम करना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो हम क्या करेंगे? हम आपका पैसा को इक्विटी से निकाल के डेट की तरफ खड़ा कर देंगे। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन इन्वेस्टर नहीं लेगा, ये डिसीजन फंड मैनेजर खुद लेता है। तो इसी टाइप के फंड को कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। फॉर एग्जाम्पल जब अभी निफ्टी 25,000 हो चुका था, तो मार्केट गिरने के आसार ज्यादा थे। मार्केट ऑलरेडी 1,000 पॉइंट गिर भी गए। तो ये जितने भी मार्केट के बैलेंस एडवांटेज फंड्स थे, वो मोर और लेस 40 to 50% इक्विटी लेके बैठे थे। बाकी पूरा पैसा वो सेफ्टी सिक्योरिटी में डेट में डाल के रखे थे। अब यही मानिए, भगवान ना करे, कल को मार्केट गिर के अगर 22,000 निफ्टी दिखा दे, मतलब मार्केट में ऊपर से 3,000 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, मार्केट में 15% का अगर करेक्शन दिख जाए, तो क्या होगा? मार्केट सस्ता हो जाएगा, तो मार्केट बॉटम हो जाएगा, तो मार्केट के चढ़ने के चांसेस वापस हो जाएंगे। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन को बढ़ा देगा। तो देखा जाएगा कि आपका इक्विटी का पोर्शन अगर कम करके उसने 40% कर दिया था, तो वही फ्यूचर में बढ़ा करके उसको वो 70% कर देगा। सो इट्स अ डायनामिकली चेंजिंग पोर्टफोलियो दैट वी हैव इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड। तो हमारा एडवाइस यही रहेगा आप लोगों को कि अगर आप किसी इन्वेस्टर का पैसा अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लाते हैं, और वो इन्वेस्टर आपसे बेसिकली एफडी से बेहतर रिटर्न मांगता है, वो कहता है कि भाई एफडी से अच्छा रिटर्न हमें बना के दो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिस्क मत दो, तो उसके पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड में डालना चाहिए, राइट। वैसे ही जैसे मैंने आपको बैलेंस एडवांटेज फंड समझाया, यहाँ पर एक और एसेट क्लास होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और ये फंड क्या कर रहा है? ये फंड आपका पैसा इक्विटी में डालता है, ये फंड आपका पैसा डेट में डालता है, और ये फंड आपका पैसा गोल्ड में डालता है। इससे आपने क्या समझा कि सर मार्केट के अंदर में जब 25,000 निफ्टी होती है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड वाला आपका पैसा 40% इक्विटी कर देता है, इक्विटी का पोर्शन कम कर देता है। बाकी 60% का वो क्या करता है? बाकी 60% वो डेट में यानी सेफ्टी में खड़ा करता है। ये होता है बैफ के अंदर में। बट मल्टी एसेट वाला क्या करता है? मैफ वाला क्या करता है? मैफ वाला बोलता है कि सर मार्केट अगर ऊपर चला गया ना, तो मैं भी इक्विटी को कम करके 40 कर दूंगा, मैं भी इक्विटी को कम करके 40 कर दूंगा। बट बाकी जो 60% पैसा है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा पैसा डेट पे खड़ा कर दूंगा, उसमें से मैं कुछ पैसा गोल्ड भी ले लूंगा। तो देखा जाएगा कि इन अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मे बी यू हैव जस्ट 40% इन इक्विटी, 30% इन गोल्ड, एंड 30% इन डेट। दैट इज हाउ अ मैफ पोर्टफोलियो वुड टिपिकली बिहेव। सिमिलरली फ्यूचर में जब मार्केट अगर बहुत नीचे आ जाए और मार्केट बढ़ने के आसार हो जाएंगे, तो शायद इक्विटी का पोर्शन को बढ़ा करके वो 65% कर दे, गोल्ड को वो 15% कर दे, और डेट को वो 20% कर दे। तो वो तीन एसेट क्लासेस में खेलता है। तो दोस्तों आज का मेन टेक अवेज आपके लिए ये है कि अगर आप लमसम पैसा ला रहे हैं, अगर आप लमसम पैसा लेकर के आते हैं किसी इन्वेस्टर से आज के दिन, तो सबसे सेफ है कि आप उसका पैसा को बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप डालिए, राइट। लेकिन अगर आप
का इन्वेस्टर कह रहा है कि हमें पैसा इक्विटी में डालना है, मतलब मुझे वही मिड कैप स्मॉल कैप खरीदना है, तो क्या आपको सारा का सारा पैसा एक बार में ये मिड कैप स्मॉल कैप में डाल देना चाहिए? द आंसर इज नो। आपको क्या करना चाहिए? आपको आइडियली उस पैसे को एसटीपी मोड में डिप्लॉय करना चाहिए। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मुझे एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसे डालने थे, क्लाइंट ने मुझे 1 लाख रुपया दिया था और कहा था कि भाई एसबीआई ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत ऊंचा है, मुझे डर लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस इन्वेस्टर से 1 लाख का चेक लूंगा और उस पैसे को मैं एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड में, देखो जो मैंने कहा था ये मेरे को 7% वाला जो जनरली पैसा माइनस नहीं करेगा, मैं पैसे को एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड में खड़ा कर दूंगा और फिर कहूंगा कि हर महीना वहां से 5-5 हजार रुपया ट्रांसफर करके एसबीआई ब्लू चिप फंड में खड़ा कर दो। तो देखा जाएगा कि 20 महीने के बाद में एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड जीरो हो जाएगा और एसबीआई ब्लू चिप फंड में मेरा 1 लाख रुपया परचेज हो जाएगा और मैं हर भाव में अगले 20 महीने में खरीदूंगा, तो मेरी एक अच्छी एवरेजिंग हो जाएगी। Which means that if I am expecting the market to come down, I will be able to purchase my units at a lower NAV also. So lump sum के नाम पर अगर आज के दिन आप पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो आप बैफ में डालिए, आप मैफ में डालिए और आप एसटीपी के माध्यम से आप इक्विटी में डालिए। राइट? क्लियर हो गया दोस्तों? फिर मैं बात करता हूं कि अगर आपका इन्वेस्टर अगर एसआईपी करने मांगता है, तो मेरा हमेशा सुझाव ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म की एसआईपी है, अगर 5 साल 10 साल की एसआईपी है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स में ही करिएगा और इसको टिपिकली आपको कुछ 2-3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब अगर पार्टी आपको 10 हजार रुपए की एसआईपी दे रहा है, तो आप उसको 2,500 करके 4 अलग कैटेगरी में पैसे डाल सकते हो। आप उसको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक थीमेटिक फंड दे सकते हो। वहीं पर अगर मान लीजिए क्लाइंट आपको सिर्फ 2 हजार रुपए की एक सिंगल एसआईपी दे रहा है और अब आपके पास में ज्यादा तोड़ने का जगह नहीं है, तो उसके पोर्टफोलियो में क्या खरीदना चाहिए? उसके पोर्टफोलियो में आप आंख बंद करके एक फ्लेक्सी कैप फंड खरीद सकते हो। राइट? अच्छा, एक और चीज बोलता हूँ कि सर आज के दिन अगर मुझे एक टिपिकल एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं किस टाइप का पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मुझे कौन कौन से फंड्स पसंद हैं? तो बिकॉज ये बहुत बेसिक क्लास चल रही है, इसलिए मैं आपको कुछ फंड्स के नाम लिख के दे दे रहा हूँ। आप लोग ये सारे फंड्स बेच सकते हो। सो लार्ज कैप के अंदर में आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोटक ब्लू चिप भी काफी अच्छा कर रहा है, आप इसके अंदर में इन्वेस्टर का पैसा लगा सकते हो। राइट? मिड कैप के अंदर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है, ये बहुत ही अच्छा फंड है, यहाँ पे आप पैसे दे सकते हो। स्मॉल कैप में मुझे जो फंड्स पसंद है वो है टाटा स्मॉल कैप, महिंद्रा स्मॉल कैप, या फिर लेट्स से इसके अंदर में आप बंधन या एसबीआई स्मॉल कैप आप ले सकते हो। राइट? ये मैं आपको जस्ट एक समझने के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये एक टिपिकल एक पोर्टफोलियो के अंदर में हम लोग जनरली लेते हैं। वहीं अगर आप कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में अभी हम लोग आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रिकमेंड कर रहे हैं, तो 361 फ्लेक्सी कैप रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम आपको बजाज एंड वाइटोक फ्लेक्सी कैप आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं। सो यही सारे फंड्स में अगर मुझे पैसे डालने हैं एसआईपी के अंदर में, तो हम ये सारे फंड्स में हम पैसे डाल सकते हैं, या फिर अगर हमें पैसा वन टाइम में डालना है, तो यही सारे फंड्स में पैसे जाएंगे, बट एसटीपी बोर्ड में पैसे जाएंगे। इसका मतलब मान लीजिए पार्टी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मुझे कहा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप खरीदना है, तो मैं 1 लाख रुपए का एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड खरीदूंगा और उसी से महीना महीना 5-5 हजार रुपया ट्रांसफर करके मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ट्रांसफर कर दूंगा। दिस इज हाउ द पोर्टफोलियो इज मेड। ये बात तो आई एम श्योर दोस्तों आप जानते होंगे कि एक बार मैंने क्लाइंट को डिजिटली ऑनबोर्ड कर लिया। ऑनबोर्डिंग कैसे होती है उसको लेके एक अलग क्लास होगी, बट एक बार मैंने पार्टी को डिजिटली ऑनबोर्ड कर लिया और पार्टी ने मुझे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए का निवेश करना है, और मैंने टिपिकली मान लो 1-1 लाख करके 5 फंड चॉइस किए, तो क्या मुझे 5 क्लाइंट से चेक लेना होगा? आंसर इज नो। मैं सिर्फ एक चेक लूंगा 5 लाख रुपए का, और उस चेक के पीछे मैं अपना सारा स्कीम का नाम चचा के लिख सकता हूं कि मुझे पैसे कैसे डालने हैं।
अगर मैं एसटीपी मोड में पैसे डाल रहा हूं तो मैं जो रिस्पेक्टिव 5 डेट फंड्स खरीदने होंगे, मैं उसी एक चेक से 5 डेट फंड्स खरीद लूंगा। जब हमारे बैक ऑफिस में, हमारे ऐप में वो पांचों 1-1 लाख का फंड दिखना चालू हो जाएगा, फिर आपका काम है कि आप अपने इन्वेस्टर का एसटीपी या तो खुद से लगा लो या फिर आप हेड ऑफिस में फोन करके लगा दो। ट्रांजैक्शंस कैसे लगते हैं सिस्टम से, ये हम एक अलग क्लास में चर्चा करेंगे। Last discussion that I want to have in terms of how do I convince my investor for investments is that आपको एक इन्वेस्टर को रिटर्न्स बोलने होते हैं कि बॉस आने वाले समय में क्या रिटर्न्स बन सकते हैं, राइट। जब आप रिटर्न्स की बात करते हो तो आप उसको टिपिकली टिपिकली अगर आप इक्विटी फंड्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट ला रहे हो और अगर मिनिमम 5 साल का टाइम होराइजन अगर है, तो आप उसको 12% का रिटर्न बोल सकते हो। वहीं पर अगर आप क्लाइंट का पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ले रहे हो और मिनिमम 3 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है, तो आप उसको 10% के आसपास का रिटर्न बोल सकते हो। और वहीं अगर आप क्लाइंट का पैसा अगर डेट म्यूचुअल फंड में लेके आ रहे हो, तो आप उसको 7% का रिटर्न बोल सकते हो। दोस्तों, ये जो हम 12% का रिटर्न कह के आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि सर, हम जब पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, तो हम अलग अलग कंपनीज का शेयर खरीद रहे हैं। ये सारी अलग अलग कंपनीज आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स। तो हमारे पोर्टफोलियो में कुछ बैंकिंग के शेयर हैं, तो कुछ आईटी के शेयर हैं, तो कुछ फार्मा के शेयर हैं। तो जब मैं कहता हूं कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूं, तो देखा जाता है कि मैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पैसे लगा रहा हूं। मैं इंडियन इकोनॉमी को खरीद रहा हूं बाई बाइंग अ म्यूचुअल फंड। तो अगर इंडियन इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, तो बाय डिफॉल्ट मेरा म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों, एक चीज समझते हैं कि मान लो कि आज अगर इंडियन इकोनॉमी जो है वो मेरे रसगुल्ले की दुकान है, तो मेरे रसगुल्ले की दुकान की कीमत क्यों बढ़ी थी? क्योंकि मेरा हर साल प्रॉफिट बढ़ता चला गया। मेरा हर साल प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ा, मेरा टॉप लाइन बढ़ा। मेरा टॉप लाइन क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले महीने जहां मैं 500 रसगुल्ले बेच रहा था, उसकी जगह अब मैं 10,000 रसगुल्ले बेचने लगा। जहां मैं पहले 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेच रहा था, अब मैं 12 रुपए का रसगुल्ला बेचने लगा। तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी का जब हम सेल्स का बात करते हैं, यानी कि टॉप लाइन का बात करते हैं, तो टॉप लाइन इज ऑलवेज मेड बाय द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर मैंने 10,000 रसगुल्ले बेचे तो क्वांटिटी 10,000 हुई। 10 की जगह 12 रुपए में बेच रहा हूं, तो 12 रुपए मेरा प्राइस हुआ। तो मेरा टॉप लाइन क्या आया? 10,000 इंटू 12, यानी कि 1,20,000 रुपया मेरा महीने का टॉप लाइन है, राइट। तो वैसे ही अगर हम अब इस पैसे को हम देश पे लगा रहे हैं, तो देश का टॉप लाइन कहाँ से निकलता है? हमारे देश का टॉप लाइन निकलता है क्वांटिटी ग्रोथ से और प्राइस ग्रोथ से। क्वांटिटी ग्रोथ क्या होता है? ये होता है हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ, राइट। और प्राइस ग्रोथ क्या होता है? ये होता है हमारे देश का इन्फ्लेशन ग्रोथ। तो देखा जाता है कि आज के दिन हमारा देश जो है वो तकरीबन 7.5% के जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, प्लस हमारे देश का इन्फ्लेशन तकरीबन 5% है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा इकोनॉमी जो है वो 12.5% से अभी फिलहाल ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरे कंपनी का टॉप लाइन, मेरे कंपनी का बॉटम लाइन अगर 12.5% से ग्रो करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे कंपनी का शेयर भी 12.5% से ग्रो करना चाहिए ना। तो उसी प्रकार अगर आप इन्वेस्टर को समझाओ कि बॉस, अगर आप 5 साल के लिए पैसे लगाओगे, तो आप मोर और लेस 12% का रिटर्न बना सकते हो, और उसके पीछे का लॉजिक ये सब कुछ है, राइट। दोस्तों, अब मैं फटाफट आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं कि अगर हम किसी इन्वेस्टर के पास अगर जाएं और अगर हमें उनसे कोई भी शेयर के बारे में डिस्कस करना हो, तो हाउ डू वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट शेयर्स? सो लेट मी वेरी क्विकली टॉक अबाउट। ओके, सो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर के सामने अगर जाएंगे, तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कैसे बात करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। So I go and share my screen first. Just a minute. Okay.
तो दोस्तों आपको मेरा भी फोन नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर फिनोमैटिक ऐप खोलता हूँ, एंड फिनोमैटिक ऐप खोलने के बाद में अगर मैं पहले ऊपर में जो सर्च बटन दिया हुआ है ना, इस सर्च बटन पे अगर हम जाएंगे तो हमको जिस भी स्कीम के बारे में बात करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने कहा कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, राइट। एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में अगर मुझे इन्वेस्टर से बात करनी है तो वहां पर मैंने जैसे ही सर्च बार में लिखा है एसबीआई ब्लू चिप फंड, सबसे पहला चीज मुझे क्या दिखा कि सर इस फंड का नैव है 89 रुपीज 99 पैसे। यानी कि 10 रुपए से जो फंड चालू हुआ था, ये फंड चालू कब हुआ था? ये फंड चालू हुआ था, देखिए मैं आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाता हूँ। ये फंड चालू हुआ था 14 फरवरी 2006 को। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2024। कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। तो 18 साल में 10 रुपए के नैव से जो फंड चालू हुआ था, वो 10 रुपए का फंड अभी हो चुका है 89 रुपीज का। यानी कि पिछले 18 सालों के अंदर में इस फंड ने, सॉरी, पिछले 18 सालों के अंदर में इस फंड ने हमारे पैसे को 9 गुना कर दिया है, राइट। ओके। अब अगर आप देखने जाओगे कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इस फंड ने क्या रिटर्न्स बनाए हैं, तो यहां पर आप नीचे देखते हो कि इस फंड का लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का क्या रिटर्न है, ये आप समझ पाते हो इस पर्टिकुलर फैक्ट शीट से, राइट। ओके, आगे मैं बढ़ता हूं। अब ये आपका पैसा कहाँ लगाता है? सर देखिए, ये आपका पैसा को, आई जस्ट क्लियर दिस एनोटेशंस, जस्ट अ मिनट। अब अगर आप देखोगे सर ये आपका पैसा कहाँ लगाता है, तो आप देख पा रहे हो कि सर आपका 100% पैसा जो है वो इक्विटी में लग रहा है। 100% पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है, इसका मतलब ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। अब इक्विटी के अंदर में ये आपका पैसा कहाँ लगाता है? सो आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो आप देखोगे कि हमने जो बात सीखी थी कि सर ये आपका पैसा कभी भी कोई एक सेक्टर में नहीं लगा रहा है, वो इतने सारे सेक्टर्स में आपके पैसे लगा रहे हैं, सो मेनी सेक्टर्स। तो इसका टॉप होल्डिंग जो है वो बैंकिंग में है, 25% पैसा बैंकिंग में लगा रहा है। तो सिमिलरली 14% पैसा वो ऑटोमोबाइल में लगा रहा है, राइट। ओके। अब हम लोग बात करते हैं नीचे में कि सर ये कौन सा शेयर खरीद रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने शेयर्स के नाम आप देख रहे हो ना, ये सब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से ही है। सो आपको एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लेट्स से, जस्ट अ मिनट। ओके। सो यहाँ पर आपको एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल एन टी, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें ही ये आपके पैसा लगाता है। तो आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया कि सर अगर मैं एसबीआई ब्लू चिप में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ही अपने पैसे लगा रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसके बाद में आपको इन्वेस्टर को ये हमेशा दिखाना चाहिए कि सर कैलेंडर ईयर वाइज इस फंड ने क्या रिटर्न्स बना के दिए हैं। सो लेट्स से अगर आपने देखा कि पिछले 10 सालों के अंदर में इस फंड ने 14.64 बना के दिया है, तो क्या ये हर साल एग्जैक्टली 14.64 बनाता है? आंसर इज नो। अगर आप देखोगे कि 2023 में और 2021 में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने 25% और 22% का रिटर्न बना के दिया, राइट। लेकिन वहीं 2022 जैसे फ्लैट ईयर में इस फंड ने सिर्फ 4% का रिटर्न बना के दिया, विच मीन्स दैट द रिटर्न्स आर नॉट लीनियर, इट वुड कीप वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप एक 5 साल का समय आप लेते हो, तो इस 5 साल के समय में आपको एक अच्छा समय भी मिलता है, एक बुरा समय भी मिलता है। ये सबको हम जब एवरेज कर लेते हैं तो हमें हमारा एक्सपेक्टेड वो 12-13% का रिटर्न बन जाता है। सो वी डोंट नो कि सर ये जो हमें 12-13% का रिटर्न बनाना है, मतलब 5 से 6 साल में हमें अपने पैसे डबल होने हैं, तो ये क्या हर साल हमें 20-20% का रिटर्न देगा? नो। कोई साल ये हमें 50% का रिटर्न भी दे सकता है, तो कोई साल ये हमें -10% का रिटर्न भी देता है। कौन सा साल पहले आएगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप अभी चेक ला रहे हो, मार्केट 4% गिर गया है, मार्केट और 10% गिर जाए, तो हो सकता है पहले साल का रिटर्न -10% हो। लेकिन वही देखा जाएगा कि दूसरे साल में रिकवरी आ गई और दूसरे साल में फिर आपने +30% का रिटर्न बना दिया। सो द रिटर्न्स वुड वेरी। इतना मान के चलिए कि सर मार्केट का गिरना, मार्केट का चढ़ना, मार्केट का धर्म है, मार्केट का नियम है, ये होगा ही होगा।
और इसीलिए आप अपने इन्वेस्टर को कैलेंडर ईयर रिटर्न्स जरूर दिखाइएगा, राइट। अब अल्टीमेटली आपने क्या कहा कि सर हमने अपने इन्वेस्टर को ये सब कुछ दिखाया समझाया, अ, अब मैं अपने इन्वेस्टर के साथ में ये स्कीम शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पीडीएफ जनरेट किया, और इसके थ्रू मैं इस इन्वेस्टर को यहाँ से पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, राइट। ओके। अब इसी प्रकार अगर हम लेट से एक एसबीआई मिड कैप फंड को अगर हम उठाते हैं, तो देखिए एसबीआई मिड कैप फंड के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे रिटर्न्स जो है ना वो ब्लू चिप से थोड़े बेहतर हैं। यहाँ पर आप देखो, जहां उस तरफ आपको 5 साल का रिटर्न 18-19% दिख रहा था, यहाँ पर 5 साल का रिटर्न आपको 29% देखने को मिल रहा है। 10 साल का रिटर्न जहां वहां 15% देखने को मिल रहा था, यहाँ पर 18% देखने को मिल रहा है। वैसे ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो बढ़िया साल 2021 का आपको 50% रिटर्न बना के दे रहा है। सो द रिटर्न्स आर हायर इन अ मिड कैप फंड, बट द रिस्क इज ऑल्सो हायर। एंड अब अगर आप यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो उठा के देखोगे, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज कौन है क्या है आप इसके बारे में शायद नहीं जानते हो। फॉर एग्जाम्पल ये शैफलर लिमिटेड क्या करती है, या थर्मैक्स लिमिटेड क्या करती है, केपीआर मिल क्या करती है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा। बट दीज आर ऑल बिग गुड कंपनीज ऑफ इंडिया विच इज लाइंग फ्रॉम 101 नंबर से 250 नंबर, राइट। तो ये हुआ हमारा मिड कैप फंड। और उसी प्रकार अगर आप एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड उठा के देखोगे, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर में आपको दिखेगा कि सर यहाँ तो रिटर्न्स और लाजवाब है। 10 साल का रिटर्न जो है, जहां पहले केस में आपने 14 देखा था, दूसरे केस में आपने 18 देखा था, यहाँ 10 साल का रिटर्न आपको 24% का देखने को मिलता है, राइट। अगेन यहाँ पर भी सिक्लिकलिटी ऑफ रिटर्न्स रहेंगी। तो 2022 के खराब साल में आपको 8% का रिटर्न बन रहा है, तो 2021 के अच्छे साल में आपको 46% रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि देखो इसका होल्डिंग क्या है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कंपनीज को आप नहीं जानते होंगे कि सीएमएस इन्फो सिस्टम क्या करती है, एसबीएफसी फाइनेंस कोई एक फाइनेंस की कंपनी है। ये सब कंपनीज के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। सो दीज आर ऑल स्मॉलर कंपनीज ऑफ इंडिया, राइट। अब यहीं पर अगर मैं आपको जो जो मैंने डिस्कस किया, अगर मैं एक एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड खोलता हूं, तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड क्या था, ये एक हाइब्रिड फंड था। और मैंने क्या कहा था कि सर इसमें इक्विटी और डेट का मिश्रण होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इक्विटी कितना दिखा रहा है, इक्विटी दिखा रहा है 30%, और डेट दिखा रहा है 65%। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, इसने अपने आप ही इक्विटी को कम करके 30% कर दिया है और डेट को बढ़ा के 65% कर दिया है। इसी का नतीजा ये है कि अगर आप इस फंड के रिटर्न्स को देखोगे, ऑल्दो ये फंड अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है, इसलिए 3, 5, 10 ईयर्स में आपको रिटर्न जीरो दिख रहे हैं। बट अदरवाइज आप देखोगे तो इसका लास्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रिटर्न जो है वो मोटा मोटी 10 से 20% के आसपास का आपको दिख रहा है, राइट। अगर यहीं पर मैं एक एसबीआई मल्टी एसेट फंड आपके सामने खोलता हूं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने सारी कैटेगरीज डिस्कस की थी, इसलिए मैं आपके सामने ये सब रख रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर भी, जस्ट अ मिनट, अभी यहां पर भी अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो इक्विटी, अगर कॉम्पोजिशन देखोगे, तो इक्विटी यहां पर भी कम है, 42% है, राइट, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है। लेकिन बाकी 58% जो है वो डेट में नहीं खड़ा है। इसमें देखा जा रहा है कि 38% डेट में है, 12% गोल्ड में है, और बाकी कुछ ग्लोबल इक्विटीज में भी रखा हुआ है पैसा, राइट। सो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस दैट आर देयर, राइट। अभी यहां पर एक और चीज आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ का लास्ट 10 साल का या 5 साल का रिटर्न दिखाऊं, तो 10 साल का रिटर्न इज 11.67% एंड नॉट योर 15, 18, 20%। क्यों? क्योंकि सर ये मिक्सचर वाला फंड है, राइट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप 2021, 22, 23, 24 का रिटर्न्स देखोगे, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वाले रिटर्न्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साल में 50 बन रहा है और दूसरे साल में 8 बन रहा है। यहाँ पर अच्छे साल में 12, 13, 14 बन रहा है, तो खराब साल में 6, 7% मिल रहा है। सो इन अ मल्टी एसेट फंड यू विल हैव सिमिलर, थोड़ा सा कम वॉलिटिलिटी वाला रिटर्न्स। अगर मैं एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड खोलता हूं आपके लिए, तो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड का अब आप अगर समझोगे, तो इसके रिटर्न्स आप कितने देख पा रहे हो? यहां पर आपके रिटर्न्स आ रहे हैं 7%, 6%, 7%,
7%, मोटा मोटी 7% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दे रहा है, राइट। अगर आप देखोगे सर इसका पैसा क्या इक्विटी में या गोल्ड में है, जी नहीं सर, इसका पैसा 100% डेट के अंदर में है, राइट। तो सर क्या यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पैसे माइनस हो जाएंगे, जी नहीं सर। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो मोर और लेस इसका पूरा ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है, वो फ्लक्चुएशन वाला ग्राफ नहीं है, राइट। तो दोस्तों यही मुझे आपको आज मेजरली शेयर करना था। मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें समझाई सिखाई। मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे आपके पैसे को डिप्लॉय करता है, कैसे रिटर्न्स बनाता है। हमने काफी डिटेल में ये सारा डिस्कशन किया। नाउ आई विल कंप्लीट माय सेशन ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मैं एक बार सबके हैंड्स लोअर कर दे रहा हूँ। आई जस्ट मेक माई सेल्फ द होस्ट अगेन, जस्ट अ मिनट। अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, Q&A बॉक्स में लिख सकते हो। आई कैन सी फ्यू क्वेश्चंस। STF नहीं कहा था मैंने रामकृष्ण शाहरी, मैंने STP कहा था, एंड STP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, राइट। ओके। फिर देव कुमार दत्ता जी कह रहे हैं सर फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड इज इक्विटी फंड। देखो पहले आपको ब्रॉडली समझना होगा कि इक्विटी था, डेट था। तो मैंने क्या कहा, ये इक्विटी फंड है, मतलब 100% पैसे से आपका शेयर खरीदा जा रहा है। अब ये कौन से शेयर खरीदेगा, लार्ज कैप खरीदेगा, मिड कैप खरीदेगा, क्या खरीदेगा। तो इसमें सेबी ने कहा कि भैया तुमको जो फंड समझ में आता हो, तुमको लार्ज कैप पसंद है तुम लार्ज कैप खरीद लो, तुमको लगता है कि स्मॉल कैप अभी सस्ता है तुम स्मॉल कैप खरीद लो। सो फ्लेक्सी कैप फंड डज नॉट हैव एनी बायसेस कि वो टॉप 100 कंपनी खरीदे क्या खरीदे, उसको जो कंपनी पसंद है फंड मैनेजर वो खरीद सकता है, राइट। ओके। अभी ओप्पो A53 ने हैंड रेस कर रखा है, दादा आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हो। ओप्पो A53 में किसी ने अगर कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, सिंस आई कैन नॉट हियर यू तो मैं एक बार आपको रिमूव कर रहा हूँ, एंड रामकृष्ण शाह जी आप अपना सवाल पूछ सकते हो अनम्यूट करके। रामकृष्ण आपको नीचे में एक अनम्यूट बटन दिखेगा, आप वहां से अपना सवाल लिख सकते हो। हाँ, आप अनम्यूट हो गए दादा, कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी रामकृष्ण, आपका आवाज नहीं आ रहा, तो आप काइंडली चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख दो, सो आई बी एबल टू टॉक टू यू। शिव पूछ रहे हैं कि सर कुछ अच्छे मल्टी कैप फंड्स के एग्जांपल दीजिए। तो शिव, मल्टी कैप फंड्स में मुझे जो पसंद है, जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वन इज योर महिंद्रा मल्टी कैप। इसके लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें पैसे लगवा सकते हो। अदरवाइज इन मल्टी कैप कैटेगरी दी अदर मल्टी कैप्स दैट आई लाइक आर कोटक मल्टी कैप, HSBC मल्टी कैप। ये सारे अच्छे मल्टी कैप फंड्स हैं, इसमें आप पैसा इन्वेस्टर का लगा सकते हो। ओके। शोभिंदा पूछ रहे कि सर इस मार्केट सिचुएशन पर NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन शोभिंदा। आप लोग सब जानते हैं कि अभी हम लोग काफी मार्केटिंग कर रहे हैं SBI इनोवेशन फंड को लेकर के। विवेक प्रशुंदा आप लोग के पास गए होंगे, उत्कर्ष ने कई बार आपको कहा होगा कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट कराइए। लॉजिक क्या है, ये NFO करता क्या है। तो SBI इनोवेशन फंड को लेकर के मैं 2 मिनट आप लोग से बात करता हूँ। SBI इनोवेशन फंड अभी हमने जिस फ्रेमवर्क में समझा कि एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड। तो SBI इनोवेशन फंड कौन से कैटेगरी का फंड है, सर ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। इक्विटी कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि सर ये आपके पैसों से शेयर खरीदेगा, अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर खरीदेगा। सर ये कौन से कंपनी के शेयर खरीदेगा, लार्ज कैप खरीदेगा, मिड कैप खरीदेगा, कौन सा कंपनी खरीदेगा। आंसर है कि सर इसको जो कंपनी पसंद आए वो कंपनी खरीद सकता है, मतलब इट्स अ फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी फंड, ठीक है। तो सर ये फिर इसके नाम क्या कि इनोवेशन क्यों लगाया, इसमें क्या ऐसा खास बात है। तो खास बात कुछ ऐसा है कि इनका कहना है कि देखा जाता है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो देखा जाता है कि जो कंपनीज ने इनोवेट किया वो कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती हैं। इनोवेट का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे 2-3 एग्जांपल्स आपको मैं शेयर करता हूँ।
सबसे पहला कि लेट से अगर मैंने कहा कि आपको एक बैंक में खाता खुलाना है और आपके सामने ऑप्शन है कि सर आपको HDFC बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो, और लेट से आप एक लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा में या इलाहाबाद बैंक में, यूको बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो आप किस में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहोगे? तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर मैं HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सर उस बैंक की सर्विस अच्छी है। कैसे अच्छी है? कि आप बैंक के ब्रांच में गए हो? नहीं सर, HDFC बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सब काम घर बैठे बैठे खुद से कर सकते हो। आपके पास में नेट बैंकिंग भी है, आपके पास में बहुत बढ़िया मोबाइल ऐप भी है, जिसके थ्रू आप कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जब चाहो अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो देखा क्या गया कि HDFC बैंक ने टेक्नोलॉजी पे काफी इन्वेस्ट किया, और इस वजह से पिछले 10 सालों के अंदर में HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक बन गया। बहुत लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा भी शायद इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप लेकर के आया, लेकिन वो काफी लेट से लेकर के आया। मतलब देवर लेट अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और अल्टीमेटली उनका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा था भी नहीं, लोगों ने इसको इतना यूज नहीं किया। इस वजह से HDFC बैंक बिकेम अ वेरी बिग बैंक। तो देखा जाता है दोस्तों कि जो कंपनीज इनोवेट करती हैं, जो कंपनीज आगे से आगे की टेक्नोलॉजी पे अपने पैसे लगाती हैं, वो कंपनीज आगे चल के बड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू सेकंड एग्जाम्पल। आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि बॉस मारुति कंपनी बड़ी है कि टाटा मोटर्स बड़ी है, तो मैं बोलता यार सवाल ही नहीं है, मारुति इंडिया के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स बेचती है, टाटा मोटर का तो नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हम लोग इसके ऊपर में दिमाग लगाते हैं। और उन्होंने बहुत सारे ईवीज कार्स निकालने चालू किए, और आज देखा जा रहा है कि ईवी मार्केट के अंदर में मैक्सिमम गाड़ियां जो बिक रही हैं वो टाटा मोटर्स की बिक रही हैं, और मारुति ईवी मार्केट के अंदर में भी है ही नहीं। तो क्या देखा गया कि जो ईवी के आ जाने की वजह से टाटा मोटर, जो बहुत छोटी कंपनी थी, वो अचानक से बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उसका मार्केट कैप आज के दिन मारुति से ज्यादा हो गया। दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। थर्ड एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक ऑफ इज कि आज के दिन सोचिए कि आप जिस तरीके से आज की लाइफ जी रहे हैं, आपके पास में अगर एक जीमेल अकाउंट ना हो तो आप तो सर्वाइव ही ना कर पाए। आपका मोबाइल ऐप ही ना चलेगा, आपका स्मार्टफोन लॉगिन ही नहीं होगा। बट क्या आज से 20 साल पहले लोगों के पास में ईमेल आईडीज थे? नहीं थे। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि 20 साल पहले गूगल अल्फाबेट बोल के कंपनी ने ये सब कुछ चालू किया, और आज के दिन इट हैज बिकम $1 ट्रिलियन कंपनी। वैसे ही एप्पल ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग फोन्स बनाएंगे, हम लोग कंप्यूटर्स बनाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई क्योंकि उसने आगे से आगे सोचा है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो कंपनियां इनोवेट करती हैं वो कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती हैं। इनोवेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फंड के माध्यम से फंड मैनेजर आपके लिए स्टार्टअप कंपनी से पैसे लगाएगा, ऐसा नहीं है। A company like an HDFC Bank, which is innovating on a daily basis, is also going to be there in your portfolio. तो मेरा कहना है कि इनोवेशन इज अ वेरी गुड थीम जिस पे आप पैसे लगा सकते हो। क्वेश्चन इज व्हाई नाउ? सर कि इसके अंदर में हम लोग कैसे, मतलब क्यों पैसे लगाने चाहिए? दो रीजन है। मेरा मानना है कि NFO एक ऐसा समय होता है जब अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी फंड में पैसे देते हो, तो फंड मैनेजर के पास में 6 महीने का समय होता है उस पैसों को डिप्लॉय करने के लिए, राइट? वर्सेस अगर आप एक ऑन गोइंग फंड में पैसा लगाते हो, तो वो पैसा आपका स्ट्रेट अवे मार्केट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में सर ICICI इनोवेशन फंड भी है, जिसने पिछले 1 साल में 70% रिटर्न बना के दिया। और वहीं पे मेरे पास में ये SBI का इनोवेशन फंड भी है। आज अगर मैं पार्टी का 1 लाख रुपया डालता हूं, तो मेरा आज के मार्केट के भाव में ICICI इनोवेशन फंड वाला पूरे पैसे डाल देगा। लेकिन मुझे खुद को पैसे देने में डर अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सर मार्केट तो नीचे आ सकता है। मुझे लग रहा है कि सर अभी जो मार्केट में करेक्शन चालू हुआ है, ये 25,000 का 24,000 निफ्टी में, शायद ये सर 22,000 निफ्टी बिकवा दे। तो मैं अगर अभी पैसे लगा दूंगा एक का 1 लाख रुपया, तो देखा जाएगा कि सर 1-2 महीने के बाद में मेरे को रिटर्न दिखाएगा -15%। तो इसलिए सर मैं पैसे देने में डर रहा हूँ। तो इससे बेहतर है कि अगर मैं SBI इनोवेशन फंड के NFO में अगर मैं पैसे लगाऊंगा, तो वहां देखा जाएगा कि क्योंकि वो मेरा पैसा 100% डिप्लॉय नहीं कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है वो लिक्विडिटी लेके बैठा है, वो धीरे धीरे करके जब पैसे डिप्लॉय करेगा, तो आप मान के चलिए कि
you will be staggering your entry into the market, and perhaps अगर मार्केट 15% फॉल करता है तो एसबीआई इनोवेशन फंड विल नॉट फॉल as much as an ICICI innovation fund. So that is the main reason why you should think about getting your clients to invest into this market. Ultimately, मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, आप जब इन फंड से पैसा लगा रहे हो, आप इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पैसे लगा रहे हो। एक सवाल आ रहा है कि सर थोड़ा सा आज के मार्केट फॉल के बारे में भी डिस्कस करिए। तो आई कैन टेल यू कि आज का जो मार्केट फॉल हुआ, कई रीजन से फॉल हुआ। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन तो यही है कि सर देखो, मार्केट के वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। एंड ये बात हम आपको अपने पिछले कई मीटिंग से कह रहे हैं कि जहां मैंने आप लोगों को 4 जून को कहा था कि जब मार्केट फॉल किया था और 22,000 का निफ्टी आ गया था, मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिखा था कि बॉस मार्केट बहुत नीचे आ गया, अब आप इन्वेस्टर्स का पैसा डलवाइए। बिकॉज आवर वैल्यूएशन मॉडल्स वर टेलिंग अस दैट द स्कोर वाज जीरो। आवर वैल्यूएशन मॉडल डिड नॉट नो कि अभी मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी जी आएंगे। और हमारे वैल्यूएशन मॉडल ने कहा कि देखो, बिजनेसेस तो चलती रहेंगी, मार्केट सस्ता मिल रहा है, पैसे डाल दो। वहीं पर जब हमारा मार्केट 25,000 निफ्टी पे आ गया, तो हमारा मॉडल नहीं जानता था कि इजराइल वाला ईरान की धरती पे जा करके वहां पे हमास के लीडर को उड़ा देगा। हमारा मॉडल वो नहीं जानता है। हमारा मॉडल सिर्फ इतना जानता है कि बॉस मार्केट वैल्यूएशंस हैव बिकम एक्सपेंसिव। तो वो क्या कहने लगा, वो कहने लगा कि सर अगर आपका मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर में एक्सपोजर है तो आप उसको 50% कम कर दीजिए। उसने क्या सिग्नल्स दिए, उसने कहा कि सर अगर आप पार्टी से नया पैसा लेकर के आ रहे हो तो आप जनरली पैसे को लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में ही लगाइए। एंड कोशिश करिए कि पैसे को आप एसटीपी मोड में ही लगाइए, ताकि पैसे को आप धीरे धीरे करके मार्केट में डिप्लॉय करिए। सो that was more because the valuations were stretched. Valuations are more stretched in mid and small cap space as compared to large cap space. इसी वजह से अगर आप देखोगे कि अगर आज का मार्केट फॉल किया है तकरीबन 2.5 से 3%, तो वो लार्ज कैप स्पेस में, लेकिन मिड कैप स्पेस में मिड कैप फॉल किया है 3.5%, स्मॉल कैप फॉल किया है 4%। सो विच इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन द फॉल कम्स, द फॉल विल बी मोर ब्रूटल इन मिड एंड स्मॉल कैप्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो इसीलिए आप अपना नया पैसा जो है कोशिश करिए कि एनएफओस में लगा सकते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे डिप्लॉय होगा। या फिर आप अपना पैसे को एसटीपी मोड में डिप्लॉय करिए, या फिर बैफ और मैफ टाइप के फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। टेक्निकली मैं कहूं कि आज मार्केट क्यों फॉल किया, तो मार्केट फॉल किया जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। सो ईरान और इसराइल के बीच में अब एकदम क्लियर है कि बहुत बड़े स्केल में युद्ध हो सकता है। ईरान 10 कंट्रीज को लाइन अप कर देगा, तो दूसरे साइड में इसराइल 3-4 कंट्रीज को लाइन अप कर देगा। तो हो सकता है कि दिस कैन बिकम अ बिग वॉर। सो ये सब चीज से डरते हुए ही मार्केट ने फॉल किया। दूसरा मार्केट को फॉल करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि सर जापान ने अपने सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। एंड दिस वाज अनएंटिसिपेटेड, लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये जापानीज मार्केट जो है, इट इज फेमस फॉर इट्स कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड क्या होता है? कैरी ट्रेड इज अ फिनोमिनन जहां पर ग्लोबली देखा गया है, पिछले 25 सालों से देखा गया है कि जापान हैज ऑलवेज मेंटेन्ड अ 0% इंटरेस्ट रेट, विच मींस कि जापान के अंदर में फ्री में पैसा लोगों को लेने के लिए मिलता है। तो आज अगर मुझे फ्री में पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्री में पैसा लूंगा और जहां मुझे लगता है कि रिटर्न बन सकता है, मैं वहां पे पैसे डिप्लॉय कर दूंगा। मैं रिस्कियर एसेट क्लासेस में भी पैसे डिप्लॉय कर दूंगी, मेरा तो खुद का पैसा ही नहीं, मुझे तो फ्री में पैसा मिल रहा है। तो यही एफआईआईज लोग करते हैं कि वो जापानीज मार्केट में जाकर के पैसों को बोरो करते हैं। अब अचानक से जब जापानीज सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया, बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके 25 बेसिस पॉइंट का हाइक कर दिया, तो पहली बार एफआईआईज को समझ में आया कि भैया पैसा फ्री में नहीं है, पैसे पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। तब उनके मन में अब इक्वेशंस चेंज होने लग गए। अब उनको लग रहा है कि भैया अगर ये बढ़ा करके 25 बेसिस पॉइंट कर सकता है, तो कल को तो ये बढ़ा के 1% भी कर सकता है। तो मतलब पैसा फ्री का नहीं है, तो इसका मतलब इस पैसे को केयरफुली यूज करो। तो इस वजह से उन्होंने जो पैसे को अलग अलग रिस्की एसेट क्लासेस में लगा रखा है, वेदर इट बी इक्विटी और बिटकॉइंस और रियल एस्टेट, वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे करके जो उनका सबसे रिस्की एक्सपोजर्स है उसको वो कम करेंगे। और कम करने के लिए सबसे पहले निशाने पे कौन आता है? सबसे पहले निशाने पर आता है इक्विटीज। और इक्विटीज में भी सबसे पहले निशाने पे आता है स्मॉल कैप्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स। एंड दैट इज वेयर we are seeing that a lot of hot money is coming out of the market just because the Bank of Japan has increased its interest rate. Now, a lot of things are dependent upon how oil prices will behave.
कि अगर ये इजराइल ईरान का युद्ध अगर बहुत बड़े स्केल पे चला जाता है, तो कल को अगर ऑयल प्राइसेस अगर मार्केट में बढ़ गए, तो दैट वुड आल्सो बी नेगेटिव फॉर इंडिया, राइट। बांग्लादेश के अंदर में जो हुआ वो टिपिकली हमारे मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। So from a market perspective, that does not really create much of a dent. But otherwise, I personally believe that the markets have fallen more because of very high valuations and not because कि अचानक से ये बांग्लादेश में कुछ हो गया इसकी वजह से मार्केट गिर गया, राइट। ओके, इफ एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। संदीप दा, आपने हैंड रेज कर रखा है, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। না স্যার সৌমেন দা, হ্যালো। हाँ, बोलो ना दा। সৌমেন দার যে কোশ্চেনটা ছিল সেটাই আমার কোশ্চেন ছিল, আমি বলে ভুলে গেছি ওটাকে আনমিউট করতে। परफेक्ट মানে परफेक्ट। সৌমেন দার কোশ্চেনটাই আমার ইয়ে ছিল। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। सो হুম। आई थिंक अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहा है तो फिर मैं आज का सेशन यहीं पे कॉल ऑफ करता हूँ। आई होप आपको हमारे इस सीरीज का समझ में आया। ओके, सो आई हैव वन मोर हैंड रेस, जरा आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैमसंग एस एम, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, सुन पा रहे सर। हाँ दादा, आपका आवाज आ रहा है। हाँ सर, मेरा एक क्लाइंट है। मैं नया कैंडिडेट हूँ। मेरा हाँ एक जी। क्लाइंट है, उसका एसबीआई लाइफ में 1 लाख रुपया का उसका एक प्रीमियम है, बोल रहा है 7 साल के लिए 12 ईयर में उसको रिटर्न मिल जाएगा। वही 12% हिसाब से उनका बोल रहा है 18-19 लाख आ जाएगा। तो हम उसको लमसम में कन्वर्ट करें कैसे? मतलब एसबीआई लाइफ के अंदर में कौन सा वाला पॉलिसी ले रहे हैं, ट्रेडिशनल वो पॉलिसी ले वाला रहे हैं कि यूलिप एसबीआई पॉलिसी ले रहे हैं? लाइफ यूलिप टाइप का पॉलिसी है उसका। ओके। वो बोल रहा है उसमें डालेंगे, हम उसको एसआईपी या लमसम में कन्वर्ट करें, तो उसको कैसे समझाए? देखो दादा, हम एक चीज इसमें खाली बोलेगा कि इफ आई वर टू कंपेयर यूलिप पॉलिसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, तो आप मान के चलो कि दोनों केस में पैसा जो है वो मार्केट्स में जा रहा है, ठीक है। मार्केट में। तो मार्केट्स जिस हिसाब से रिटर्न बना के देगा, वो हिसाब से आपका यूलिप पॉलिसी या म्यूचुअल फंड रिटर्न बना के देगा। म्यूचुअल फंड में आपके ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जो यूलिप पॉलिसीज में जनरली नहीं देखने को मिलती है। आप यूलिप पॉलिसी में जब आप एसबीआई को पैसा दे रहे हैं, तो आपका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एसबीआई फंड मैनेजमेंट के पास जा रहा है, राइट। अब अगर एसबीआई की टीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है आपको रिटर्न बहुत अच्छे दिख जाएंगे। और वहीं देखा जाता है कि अगर मान लो एसबीआई का फंड अगर खराब परफॉर्म करे, एसबीआई यूलिप फंड का परफॉर्मेंस अगर खराब परफॉर्म करे, तो आपके रिटर्न डिप्रेस भी हो सकते हैं, जबकि मार्केट्स आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। लेकिन वहीं पर जब आप म्यूचुअल फंड में आप ये इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, तो 1 लाख रुपए को आप कभी भी एक फंड हाउस को नहीं देते हो। अगर इवेंचुअली आपको 12 लाख रुपए अगर आपको डालने हैं, तो हमारा सजेशन यही रहता है कि सर आप इसको 3-4 अलग अलग फंड्स में डालिए, अलग अलग फंड हाउस में डालिए, अलग अलग कैटेगरीज में डालिए। तो इस तरीके से वी कैन ऑलवेज मेक श्योर दैट वी वुड बी एबल टू टेक द मोस्ट एडवांटेज आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा मॉडल कहता है कि अभी लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए, हमारा मॉडल कहता है अभी फ्लेक्सी कैप में लगाना चाहिए, तो हम उस टाइप का पोर्टफोलियो बनाएंगे। वी कैन ऑल्सो टेक सेक्टोरल कॉल्स, थीमेटिक कॉल्स while we are talking about mutual funds, but that is not possible through ULIPs. So आप इसी बेसिस पे कि सर जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड दे सकता है इन टर्म्स ऑफ मूविंग योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर, फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर, वो चीज आपको यूलिप्स में नहीं मिलेंगी। एंड आई डोंट नो अबाउट द एक्सपेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूलिप्स, इसलिए मैं एक्सपेंस रेशियोज पे नहीं कॉल कर रहा हूं। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, देन म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% के बीच में होते हैं। सो अगर आपको दिखता है कि जो पॉलिसी क्लाइंट लेने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ में, अगर उसका एक्सपेंसेस इज हायर, देन यू कैन ऑलवेज टेल द क्लाइंट कि फ्रॉम अ एक्सपेंस रेशियो पर्सपेक्टिव माय प्रोडक्ट इज चीपर। आप इतना याद रखिएगा कि इंश्योरेंस का मेन मकसद होता है प्रोटेक्शन करना। तो आप अपने इन्वेस्टर को समझाइए कि सर आप एसबीआई लाइफ से आप टर्म पॉलिसी खरीदिए, बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप म्यूचुअल फंड पे छोड़ दीजिए। तो दैट इज हाउ थैंक यू विल डील विथ योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, अगर किसी और का कोई भी सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। दोस्तों, हमने ये जो सीरीज बनाया है, इस सीरीज में हम आपको बहुत बेसिक्स ट्रेनिंग सिखाएंगे। आज का क्लास भी बहुत बेसिक था,
नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ इसी तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे एंड आई वुड वांट दैट all of you people who joined today should join the next class also. We will have certain technical questions, technical discussions there. सुजीत दा आपने हैंड रेस कर रखा है. सुजीत दा, एक तो पहले आप एग्जाम देने वाले हो अगले हफ्ते में, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. और अब आप मुझे बताओ कि आपका सवाल क्या है. सुजीत नाथ जी, तो आपने हैंड रेस कर रखा है, आपका कोई सवाल है तो अनम्यूट कर लीजिए. ओके, आई एम नॉट एबल टू हियर यू सुजीत दा, तो आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा. ओके, लीनस, आपने भी हैंड रेस कर रखा है, मेरी अभी तक आपसे बात नहीं हुई है. सो लीनस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. So good evening, sir. या One गुड of the इवनिंग. objections that I have is people asking, what is the difference between going through you and going through directly on Zerodha or Upstock or so? That is one. And with regarding to the TER ratio, okay, how does that impact the mutual fund performance? Okay, all right. So Linus, देखो आपने जो so the question that you've asked, I'll specifically answer it in English, is that when you asked me that what is the difference between buying on a Zerodha versus buying on a Phenomatic platform, obviously when you're buying on Zerodha, you're talking about buying direct funds. And when you're buying on a platform like ours, you are buying on a regular plan. So this is a more of a question between a direct plan versus a regular plan. How do I answer that? First is that you first have to ask the client whether he understands mutual fund. Yeah, that's right. Right. So if you understand mutual fund, if you have very clear understanding and idea of where to invest, how to invest, then yes, direct plan is a good option and you should go for that. Why? Because you would be saving some 50, 60, 70 basis point, which is part of our commissions, right? But I can tell you that 9 out of 10 investors that you would meet would be the ones who know nothing about mutual fund investing. All that they depend upon is historical returns. So if I were to download the Zerodha app, then the top recommendation that Zerodha app would give to me today would be an HDFC Defense Fund, would be a SBI PSU fund. Why? Because these funds have created some 100% return in last 1 year. If you were to ask me that, would I be investing my money into a defense fund and PSU fund today? The answer is an absolute no, right? I would rather be happy in investing my money into a banking and financial services fund or an IT fund, which has really underperformed the market in last 3 years compared to the market returns. So my point over here is that if the investor is clueless about which category or which asset class to invest into, then he should definitely be banking on an advisor. That is point number one. Now, let's say if the investor that you are addressing is a very technical guy and he knows everything about the market. He is a chartered accountant. He understands what a large cap does versus what a mid cap does. And he can also figure out that maybe a Parag Parikh flexi cap has done better than, let's say, most of the other flexi caps in the market. Now, if you were to get him as a client, then how do you get him on board? You will basically have to prove to him that, look, I can do a better job than you and I can help you make a better return. How do you do that? Now, that is where you need to talk about your style of investing. You need to talk about how you are able to differentiate between asset classes and your fund selection. And if at all the discussion goes towards investing into index funds, then you can say that our company provides research whereby we will be able to tell you which index fund to invest into. So that is another category of discussion that I have not yet done with you guys as of now, but we can have a private discussion around it, Linus, wherein I can explain to you how we have an in-house research model, which is a quantitative research model, which tells you as to which index fund should one be investing into. So that is where I'm talking about factor investing. We have different factors like a momentum factor versus a low volatility factor versus a value factor or a quality factor, right? So why is it that a UTI Momentum 30 Nifty 200 fund is outperforming a simple Nifty 200 fund? So that is because the momentum factor was doing better than the overall index, right? Going forward, if I believe that Yes. considering that considering that the economic scenarios are changing and the interest rates are actually going to fall, then my belief is that in the coming few months, maybe the low volatility and quality factor would be back into action.
and they would be doing better than the momentum funds. So that is where, if you can basically show this, demonstrate this to the client that your style of fund management, your understanding of the market is superior, then perhaps the client would be very much willing to give you money. We can have a more detailed discussion on this, Linus. Sure, sure. Right, all right, thank you so much. अगर और कोई सवाल है किसी का, सो आप मुझसे अपना सवाल कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन चला गया था. सो आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ इवनिंग अड्डा. नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो फ्राइडे को होगा, एंड दिस विल बी अ डिस्कशन ऑन बिहेवियरल फाइनेंस. सो मेरा मानना है दोस्तों कि क्लाइंट से चेक लेना is less a question of your technical abilities and more a question of your behavioral abilities, कि आप उसके इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे उसको कन्विंस करते हो. तो दोस्तों अगले क्लास के अंदर में हम यही डिस्कशन करेंगे कि बिहेवियरली क्लाइंट को कैसे कन्विंस किया जाए. सो फॉर दैट आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल अगेन ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे, एंड वी विल हैव Mr. Anand Vardarajan, who is the strategy head of Tata Mutual Fund, जो कि आपके साथ में ये डिस्कशन को अगले क्लास में लेकर के आएंगे. So see you all on that particular day, and looking forward to having lot many more discussions with you during this month, जब हम आप लोग के साथ में खुल के बातें करेंगे. Till then, take care. Bye bye. Good night.